आज 21 अप्रैल को शायर मशरिक, हकीम उल उम्मत और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की 87वीं बरसी मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल को सिर्फ एक अजीम शायर कहना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो मुसलमानाने बरे सग़ीर के लिए वो तवाना आवाज़ थे जिसने ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े मुसलमानों को आज़ादी का ख्वाब देखने की जुर्रत दी। बिल्कुल। और नाज़रीन, अल्लामा इकबाल की शायरी सिर्फ रदीफ़ और काफ़िए की तरतीब नहीं बल्कि एक पूरा फ़िक्री निज़ाम है। वो निज़ाम जिसमें खुदी, ईमान, अमल, बेदारी और गैरत मुस्लिम जैसे मौज़ूआत और मरकज़ी हैसियत रखते हैं। उन्होंने उम्मत मुसलमा को जगाने के लिए शिकवा, जवाब शिकवा, तुलुए इस्लाम और खिज़्र राह जैसे बेमिसाल कलाम दिए जो आज भी रूह को झंझोड़ देते हैं। बिलाशुबा, और ये हज़रत इकबाल ही थे जिन्होंने हमें समझाया कि मुसलमान सिर्फ तारीख़ का तमाशाई नहीं बल्कि तारीख़ बनाने वाला है। उन्होंने खुदी का तसव्वुर देकर फ़र्द को अज़मत और वक़ार का पैगाम दिया कि अपने अंदर की ताकत को पहचानो और दुनिया को बदल दो। आज बतौर कौम जब हम एक बार फिर फ़िक्री उलझनों का शिकार हैं तो इकबाल की सोच हमें फिर आवाज़ देती है। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। बिल्कुल ऐसे ही है। और नाज़रीन, अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं खुसूसी ट्रांसमिशन का। सब लोग जानते हैं जिस तरह से मुज़ाकरात का दूसरा दौर जिसका आगाज़ होने जा रहा है। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द की कल इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है और अमरीकी अखबार का दावा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरह से हम देख भी रहे हैं उसके मुताबिक मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है मुतवक्के है कि बुध को होगा। और दूसरी जानिब से हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान भी डटा हुआ है। कुछ कयास आराइयाँ भी हम देख रहे हैं। एक तरफ से ईरान डटा हुआ है, दूसरी तरफ से अमेरिका की अगर हम बात करें तो वो कभी डट जाते हैं, कभी डेडलॉक बरकरार रहता है, कभी तरले मिन्नतें करते हैं कि किसी तरह मुज़ाकरात हो जाए। जब पहला दौर हुआ तो भी हमने देखा कि कुछ नतीजा खेज नहीं रहा था, लेकिन पाकिस्तान के किरदार को बहुत सराहा जा रहा था कि सालिसी का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान, और जिस तरह से उसने ये किरदार अदा किया है पूरी दुनिया में तारीफें समेट रहा था। अब ईरान और अमेरिका की जो दूसरा दौर था, दूसरे मुज़ाकरात की बात हो रही है तो भी पाकिस्तान ही इसके लिए घर बना है और पाकिस्तान ही सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान पर यह एतमाद किया गया, लेकिन अभी भी गुमगू की सूरत हाल है कि माइट बी पॉसिबल दोबारा जंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ दो मुतज़ाद इतलात हैं। इस्लामाबाद टॉक्स के राउंड 2 के हवाले से जिन्हें हम 2.0 भी कह रहे हैं। मतलब हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जेडी वेंस जो है वो रवाना हो जाएंगे, बल्कि वो पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन हुकाम ये बता रहे हैं, पता ये चल रहा है कि जेडी वेंस अभी तक अमेरिका के अंदर ही मौजूद है। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि ईरान का जो एक कार्गो जहाज़ था, एक बड़ा कार्गो जहाज़ था, उस पर जो अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, उस पर कब्जे की कोशिश की गई। गो कि ईरान अभी ये तस्लीम नहीं कर रहा कि उस पर कब्जा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह खबर दी थी कि हमने ईरानी जहाज़ को, कार्गो जहाज़ को कब्जे में ले लिया और ये हमारे नेवल ब्लॉकेट का नतीजा है। उसके बाद से हमने देखा था कि मुज़ाकरात में बज़ाहिर ये लग रहा था कि तातुल आया है, और ईरानी वफ़द की जानिब से कल के रोज़ हमने सुना कि उनकी जानिब से कहा गया कि वो जनाब इन मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। और पहले हम ये देख रहे थे कि मंडे और ट्यूसडे का टाइम दिया जा रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि जो मामलात हैं उनको सेटल डाउन होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और कल के दिन के हवाले से भी बताया जा सकता है कि जनाब कल के दिन जो बातचीत है वो हो सकती है, क्योंकि जो वफ़द हैं उनको पहुंचने में इतना वक्त लग सकता है, लेकिन ईरानी वफ़द जो है वो तो ऑब्वियसली जल्दी पहुंच सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान के करीब ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त दोनों ममालिक के एतबार के लिहाज से पाकिस्तान के बहुत करीब हैं, पाकिस्तान पर ही ट्रस्ट किया जा रहा है। ऐसे उज़ैर, हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सुंदस मुस्तकीम साहिबा इंटरनेशनल अफेयर की एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ साथ मंसूर अहमद खान साबिक सफ़ीर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सुंदस, आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगी। जिस तरह से बात हो रही है, पहला दौर हमने देखा नतीजा खेज नहीं रहा, अब दूसरे दौर की बातें हो रही हैं और कुछ कयास आराइयाँ भी हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या मुज़ाकरात टल जाएंगे या दोबारा जंग की तरफ जा सकते हैं, जंगबंदी हो सकती है, क्योंकि सीज़ फायर होने में बस कुछ ही देर का वक्त रह गया है। अब ये मुसलसल चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी हम देख रहे हैं धमकियां दे रहे हैं अभी भी कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठता तो इस पर सोचा जा सकता है और जंगबंदी हो सकती है, जंगबंदी नहीं होगी दोबारा से। देखिए जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। कल तक तो हमें काफ़ी कल इस्माइल बाक़ई साहब के एक बहुत ही कहते हैं ना कि हम सनसनीखेज़ किस्म के बयानात के से पहले तो हम बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद राउंड 2 होगा, बड़े पीसफुल तरीके से होगा, नेगोशिएशंस
पे होंगी, लेकिन ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ईरानियंस भी जो है वो कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे अनटिल अनलेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे जो है खुद अमेरिका ने जो है वो चाइना से जाने वाले जो है वो ईरान के जो जहाज के ऊपर जो वो हमला नहीं कर दिया था। तो ईरान ने कहा जनाब, ईरान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि नाकाबंदी के साथ सिफारतकारी नहीं हो सकती है, और ये वो जंग थी जो मैदान जंग से लेकर सिफारतकारी के मैदान में ईरान बड़ा टेक्निकली, बड़ा डिप्लोमेटिकली, बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जीतता आ रहा है और बड़े अच्छे से उसने रैंक किया। लेकिन अगर आप कहते हैं जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुले भी और वहां पर जो है वो चाइनीज में तजारत ना हो और किसी भी गुजरने वाले जहाज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गुजरने देता है, तो ईरान किस हद तक जो है वो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पर मान गया था। हम 5 साल के लिए नहीं बनाएंगे ईरान। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, ये सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं और सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। मंसूर साहब, आपकी जानिब आएंगे। सर, सबसे पहले एक तो आप ये बता दीजिएगा कि क्या लग रहा है आपको, जो मुज़ाकरात में तातुल आया, थोड़ा सा डिले आया, जिस तरह से अमेरिका की जानिब से कार्रवाई की गई है, उसके बाद अब ये जो डिस्ट्रस्ट की सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है और ईरान जो है एतबार करने को पहले भी अमेरिका पर तैयार नहीं है, इसको आप डिसॉल्व होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त एक बिल्कुल गैर यकीनी सी की कैफियत है और उसकी बुनियादी वजह नेगोशिएशंस में यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एटीट्यूड है, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रवैया है, उसको प्रेडिक्ट करना, उसके मुतालिक कोई पेशगोई करना वो मुमकिन नहीं है। और ये हमने देखा है पास्ट में भी कि वो कहते कुछ हैं, कर कुछ देते हैं। और ये भी हो सकता है कि अभी जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, उनके नतीजे में दोनों डेलीगेशंस यहाँ पे आ जाएं, हाई लेवल पे आ जाएं, उनका सेकंड राउंड हो जाए, उसमें उस सेकंड राउंड से भी आगे 2 किस्म की आउटकम्स निकल सकती हैं कि एक तो मेजर एग्रीमेंट हो जाए और आगे बढ़ें, और दूसरे अगर आगे ना बढ़ सकें और दोनों फरीकैन अपनी अपनी पोजीशन पे डटे रहें और प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते रहें कि अगर ईरान बिल्कुल सब कुछ नहीं मानेगा तो फिर मैं, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी अभी कहा गया है कि वो दोबारा से ईरान के पावर प्लांट्स पे, ब्रिजेस पे अटैक्स कर सकते हैं और सीज फायर जो टेम्परेरीली हुआ है उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो एक गैर यकीनी की कैफियत है। इस सूरत में पाकिस्तान के लिए बतौर एक सालिस, बतौर एक नेगोशिएटर एक मुश्किल फिजा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छा रोल भी प्ले किया जा रहा है, प्ले किया गया है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ज़रूरी यही होगा कि ये एक मुश्किल इशू है, आसान इशू तो नहीं है। ईरान और यूएस के बहुत शदीद इख्तलाफात हैं, इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी शामिल है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इशूज भी शामिल हैं, हुर्मुज़ का खुलना भी शामिल है, न्यूक्लियर इशू भी शामिल है, खलीज के ममालिक के साथ किस किस्म का की अंडरस्टैंडिंग एग्री होती है वो भी शामिल है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह चलना चाहिए जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कि इन दोनों पार्टीज को इकट्ठा एक कॉमन ग्राउंड पर लाने की कोशिश करता रहे। कोशिश करें कि ये जो सीज फायर टेम्परेरी हुआ है ये एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि इससे पहले तो एग्रीमेंट होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान को एक और मुहतात तरीके से ये भी इस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर इन मुज़ाकरात से कोई आउटकम नहीं निकलती, या खुदा न खास्ता इन मुज़ाकरात के दौरान अगर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं और अमेरिका किसी किस्म की जारियत पे चला जाता है जिस तरह के ओमान में हुआ था, तो उस फॉल आउट से निपटने के लिए भी पाकिस्तान के पास कोई डिप्लोमेटिक प्लान होना चाहिए कि किस तरह से उस इशू को हम कंटेन करेंगे। क्योंकि उसके बाद हमने देखा था कि ओमान की तरफ से बड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट्स इशू की गई थी जब ये हुआ था, और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने आके बड़ी खफगी का इजहार किया था। नेचुरली अगर एक मुल्क सालिसी करा रहा है तो उसको बड़ा दुख होता है कि अगर पार्टीज जो हैं वो किसी ना किसी तरह से उस फ्रेमवर्क पे जिस पे वो एग्री कर चुकी हैं उस पर राय पे अमल ना कर रही हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान का विजिट किया गया था तो उन्होंने एग्री किया था कुछ चीज़ों पे, लेकिन अब ईरान की तरफ से यही मेरा ख्याल है वजह तौर पे शिकायत की जा रही है कि अगर हमने सीज फायर एग्री किया हुआ है दोनों ममालिक ने, तो फिर उनके जहाज़ों को की नाकाबंदी, उनका ब्लॉकेड वो जस्टिफाइड नहीं है। तो मेरा ख्याल है एक मुश्किल सूरत हाल है। एक तरफ बहुत बड़ी पावर है अमेरिका, दूसरी तरफ एक खित्ते की आपका हमसाया मुल्क है ईरान, फिर की अपनी पॉलिटिक्स। तो मेरा ख्याल है कि आसान इशू नहीं है, इसलिए हम इसमें
हम इसमें कोई इजीली प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि इस तरह से हल हो जाएगा। जी बिल्कुल आसान हल नहीं है। सुंदर साहिबा आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जल्द डील हो जाएगी और मैं बुरी डील नहीं करूंगा, ऐसे में उन्होंने बाइडन और ओबामा के हवाले से भी उन्होंने उनको तनकीद भी किया। तो इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है ईरान थोड़ी लचक दिखाएगा, क्योंकि ईरान भी डटा हुआ है कुछ मुंजमद असासों को लेकर भी, और फिर जो जंग में उनका नुकसान हुआ वो मुतालिबात भी उनके एक तरफ हैं। तो कहीं से आपको लग रहा है कि कोई दोनों साइड से कोई लचक दिखाई जाएगी और ये जो डेड लॉक है ये किसी तरह से खत्म हो पाएगा? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि बड़ी माकूल मेरी डील होगी और फिर उस पर मान जाएंगे, इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा था अगर वो डील इसकी डील पर नहीं मानते तो मैं ये पावर प्लांट्स पर हमले कर दूंगा, और उन्होंने बड़े हेवी किस्म के थ्रेट्स भी दिए थे। तो वो एक ही बात में दो बातें कर रहे हैं, उनकी बड़ी जुमाइनी किस्म की गुफ्तगू और जुमाइनी किस्म स्टेटमेंट सामने आ रही है। तो ईरान ने कहा जनाब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अंडर प्रेशर आकर इस्लामाबाद राउंड 2 की जानिब जा रहे हैं, और अगर वहां जाकर भी हमें जो है वो मायूसी वापस आना है तो क्यों ना जाने से पहले क्लैरिफाई कर लिया जाए। जबकि डीजी वेंस के आने ना आने के हवाले से भी बड़े मुतजाद किस्म के बयानात सामने आ रहे थे, और डीजी वेंस वाज द ओनली की और की डिप्लोमेट थे जिनकी बेबुनियाद पर जो है बात की जा सकती थी, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से डीजी वेंस ही ट्रंप की इंतजामिया में वो साहब थे जो कि कह रहे थे कि हमें ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, जिसके आलमी मईशत पर बहुत बुरे असर पड़ेंगे। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए हैं इस पर डीजी वेंस ने बजाते खुद जो है डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया था। और अब ये जो बाकी दो लोग आ रहे हैं विटकॉफ और जेरेड कुशनर के हवाले से तो पहले ही कहा जाता है दे आर द इजराइलीज मैसेंजर्स, ठीक है, और जो कि वेरी फर्स्ट डे से इजराइल के मफाद के लिए बात। तो अगर ट्रंप की इंतजामिया इन दो लोगों को भेजती है तो इनसे तो बात क्या मजाक होगी मुज़ाकरा इस किस्म की। ये तो फेस सेविंग के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं कि ट्रंप दुनिया के सामने ये बात कहे जनाब कि हमने तो अपनी डेलीगेशन भेजी थी, ईरान स्टेप बैक कर गया और ईरान और अमेरिका को जवाब मिल जाए उस पर जबरदस्ती से अटैक करने का। जबकि अभी तक हमने देखे कि अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के साथ ईरान अपने स्टेटमेंट्स पर भी डटा हुआ है, जो बात कहता है वो करता भी है, और वो वहां से आने वाले थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स का भी भरपूर जवाब दे रहा है। ठीक है, हमने देखा कि जब ईरान की ऑयल पर हमला करने की बात आई तो ईरान की जानिब से हमला किया गया था सऊदी अरब में ऑयल की तनसीबात पर। तो ईरान ने सिर्फ रिटेलिएट किया, ईरान सिर्फ पर है, ईरान ने कभी भी पहल नहीं की है। और राउंड 1 में भी देखें ईरान अपनी भरपूर तैयारी के साथ आया था विद सो मच फुली प्रिपेयर्ड फाइल्स। आपने 60-70 लोगों की डेलीगेशन आई थी, वहां से उन्होंने हैफाजत सिचुएशन में 2 से 3 लोगों को भेज दिया था, और मतलब वो आए कि इस घंटे के बाद फिर और वापस उठकर चले गए थे बेनतीजा मुज़ाकरात का ऐलान करके। तो अब जबकि ईरान तो भरपूर तैयारी के साथ, ईरान जंग के मामले में भी तैयार बैठा है, ईरान जो है वो मुज़ाकरात को लेकर भी तैयार बैठा है। लेकिन अगर आप डील की बात करें साथ ही उसके ऑयल के टैंकर को गुजरने न दें। एक तरफ आप कह रहे थे कि चाइना का इसमें भरपूर मफाद, को पूरी यूरोपियन ममालिक को इससे फायदा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के खुलने से, और फिर जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलती है और आपने जो है पासदाराना इनकलाब को ईरान को इस बात पर भी मनवा लिया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट और गुजरने दें। वो चाहे तो चाइनीज येन में तजारत कर सकते हैं, वो चाहे तो पेट्रोल डॉलर की टर्म को पेट्रोल येन की टर्म में तब्दील कर सकते हैं। अगर वो आपकी इस बात पे सख्त तक मान गए हैं कि ठीक है गुजरने दें, और फिर आप वही चाइना और ईरान के से गुजरने वाले जहाज को उनके मैरीटाइम पैसेज पे जाकर हमला करेंगे, तो भला वो क्यों कर मुज़ाकरात की टेबल। ईरान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और जहां तक बात है पाकिस्तान की एज ए फैसिलिटेटर मीडिएटर सफारतकारी का, तो इसहाकदार साहब भी फोन कर रहे हैं जनाब बास राक्ची साहब को, वो भी अपनी एज ए सालिद बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं कि वो टेबल टॉक पर आए, आया जाए। लेकिन देखिए वही वाली बात, दोनों ईरान भी अपनी जगह ठीक है, पाकिस्तान भी अपनी जगह ठीक है। अगर कहीं से मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग तो सिर्फ ट्रंप की जानिब से, अब तो वो अपने पिछले सदूर के ऊपर भी हमला करने से जो है वो ब्लेमिंग करने पर उतार आए हैं, वो बराक ओबामा। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा आप ठीक कह रही हैं कि हम देख रहे हैं कि अब्बास इराक़ची की भी स्टेटमेंट सामने आई है कि वो भी मुज़ाकरात के हवाले से कोशिश कर रहे हैं और जल्दी कोई ऐलान जो है वो किया जाएगा मुज़ाकरात में जाने के हवाले से। मंसूर अहमद खान साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं, मतलब 39 साल जो दौर है साबिक सदूर का, उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं, उनके मुआहदों पर तनकीद करते हैं। हालांकि ख़ुद उन्होंने एक ही वक्त में कई महाज खोल ली हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो मुआहदा है ये जल्द नहीं होगा, ना मुझे इसमें जल्दी है ना मुझे दबाव है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। वो कहते हैं ओबामा दौर से अच्छा मुआहदा होगा। ये ओबामा दौर से अच्छा मुआहदा कैसे हो सकता है? अमेरिका क्या हासिल कर सकता है?
ट्रंप क्या हासिल कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो मामला है उस पर ईरान अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है और न्यूक्लियर डस्ट जो है वो तो हवाले करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए, एग्रेसिव डिप्लोमेसी प्रेसिडेंट ट्रंप का एक तरीकाकार है, वो इसको बहुत कामयाबी के साथ, बहुत खूबी के साथ, बहुत तवातुर के साथ इस्तेमाल करते हैं और तमाम इश्यूज में वो इस्तेमाल करते रहे हैं। तो वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स इशू करते रहेंगे, इस किस्म के ट्वीट्स देते रहेंगे। जो आपने बात की है कि क्या एग्रीमेंट हो सकता है, मेरा फोकस जो है वो एग्रीमेंट में होना चाहिए। ईरान जो है वो एक रेजिलियंट नेशन है, मिलिटरीली भी, और ईरान को अपनी सिविलाइजेशन में प्राइड है और ईरान के पास को इस वक्त ईरान के करंट रिजीम को आइडियोलॉजिकल प्राइड भी है और उन्होंने अमेरिका की ताकत को एक दफा नहीं बहुत दफा इजराइल की ताकत को रेजिस्ट किया है, तो वो भी अपने स्टैंड पे मौजूद रहेंगे। तो इस सूरत हाल में विन विन एग्रीमेंट मेरा ख्याल में इस किस्म का होगा, जिसमें मेरा ख्याल अमेरिका भी रियलाइज करता है, यूएस के अंदर भी इस वक्त जंग की बहुत मुखालफत है, वो इस किस्म का होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक खोलने पे एग्रीमेंट हो जाए, न्यूक्लियर इशू के ऊपर, न्यूक्लियर डस्ट के ऊपर, न्यूक्लियर अफजोदगी के ऊपर ईरान जो है जितनी भी कंसेशंस दे सकता है अपनी सॉवरेनिटी को और इंटरनेशनल लॉ के को मद्देनजर रखते हुए वो अलाउ कर दे, और उसके रिटर्न में जो ईरान को चाहिए वो ये है कि एक तो इंटरनेशनल गारंटीज हो कि इस तरह की जंगें ईरान के ऊपर दोबारा इम्पोज नहीं की जाएंगी, और वो इंटरनेशनल गारंटीज चूंकि बहुत से ममालिक और यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं इस इंटरनेशनल गारंटीज में। और इसके अलावा जो बहुत ही एक अहम इशू है वो इंटरनेशनल सैंक्शंस का है। ईरान क्रिपल हुआ है 47 इयर्स से, ईरान के ऊपर अमेरिका की सैंक्शंस हैं, और अमेरिका की सैंक्शंस का मतलब ये होता है या मकसद ये होता है कि दूसरे ममालिक को भी अलाउड नहीं होता कि फिर वो ईरान के साथ बिजनेस करें, और अमेरिका की हेजेमनी की वजह से दूसरे ममालिक रिलक्टेंट रहते हैं ईरान के साथ बिजनेस करने में। तो मेरा ख्याल है अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाती है और इसमें से सैंक्शंस खत्म होती हैं या बतदरीज खत्म होती हैं और उनके फ्रोजन फंड्स जिस तरह आपने भी जिक्र किया उनको रिलीज करने का कोई सूरत हाल निकलती है, तो ये एक विन विन एग्रीमेंट होगा। विन विन एग्रीमेंट्स ही सर्वाइव करते हैं। अगर एग्रीमेंट विन विन नहीं होगा तो फिर उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसकी बहुत जल्दी ही हम देखेंगे खिलाफ वर्जी शुरू हो जाएगी। इसमें एक और इशू जो बहुत अहम रोल प्ले करेगा वो इजराइल लेबनान फ्रंट है। अभी उधर भी मुस्तकिल तौर पर कोई सीज फायर में सेटलमेंट नहीं हुई है। सीज फायर तो टेम्परेरीली इन प्रैक्टिस है, इन ऑपरेशन है, लेकिन वहां पे इजराइल की तरफ से उनकी खिलाफ वर्जियां जारी हैं। तो मेरा ख्याल है उस ट्रैक को भी अगर हम सस्टेनेबल पीस चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उस ट्रैक को भी सेटल करना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत मैंने जिस तरह कहा कि मैं इस वक्त कोई भी किसी किस्म की हतमी प्रेडिक्शन करने की पोजीशन में नहीं है। एक मुस्बित रिजल्ट की उम्मीद है, लेकिन अगर चीजें उस तरह ना मूव की तो फिर मुज़ाकरात नाकाम भी हो सकते हैं। तो हमें दोनों किस्म की सूरत हाल के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए बतौर सालिस भी कि आगे क्या तरीक़ेकार हम इख्तियार करें। सही। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त का, और सुंदस मुस्तकीम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी और इस अहम डिस्कशन कर रही थी। और मुतवक्के है कि जी आज मुज़ाकरात हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बकौल, और अगर ईरानी वफ्द पहुंच जाता है तो शायद ये दूसरा दौर जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ सके। लेकिन अभी जी गुमगू की सूरत हाल है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इफ एंड बट्स अभी भी है। लेकिन इस्लामाबाद में क्या हलचल हो रही है, क्या सूरत हाल है, कितनी तैयारियां हैं, ये जानने के लिए निदा मुमताज़ हमारी रिपोर्टर वहां मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी निदा, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है, कितनी गहमा गहमी है, क्या मुतवक्के किया जा रहा है और तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब सबकी नज़रें जो है वो मुज़ाकरात के दूसरे दौर के ऊपर हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट है। तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और अब बस जो आला सतह के अमेरिका और ईरान के वफूद हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। और अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो 17,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। और अगर आज की मैं बात करूँ तो आज हमें जो ट्रैफिक है वो भी मामूल से जो है कम नज़र आ रहा है। ज़ाहिर तमाम तर रास्ते बंद है, रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम तर रास्तों को
सील कर दिया गया है और इसी के साथ साथ जो तोसी रेड जोन है जिसको एक्सटेंड किया गया था उसमें भी तमाम तर जो ट्रैफिक है उसका दाखिला जो है उसको रोका गया है। इसी के साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक है उसका भी दाखिला इस्लामाबाद में रोक दिया गया है। तमाम जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है इस्लामाबाद के वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है। और अगर मैं मुज़ाकरात के हवाले से बात करूँ तो देखिए इम्कानात यही हैं कि जो अमेरिका और ईरान के वफूद हैं वो आज रात गए इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे और कल ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात जो है उसका दूसरा दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है उनकी जानिब से भी अमेरिका और ईरान के साथ राब्ते जो थे वो जारी थे ताकि पुरअमन तरीके से जो ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर है ये हो जाए और जो मुस्तकिल जंग बंदी है उसकी तरफ जो है चीज़ें बढ़ें और एक मुआहदा हो जाए। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि 15 रोज़ कबल जो एक सीज़ फायर हुआ था वो भी आज रात अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक आर्जी सीज़ फायर हुआ था वो भी आज रात ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन इम्कान यही है कि फिलहाल जो सीज़ फायर है उसको मजीद एक्सटेंड किया जाएगा और होपफुली वफूद जो है वो आज इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो इनका सपोर्टिंग स्टाफ था ज़राए का कहना है कि अमेरिका का जो वफूद है सपोर्टिंग स्टाफ है उनका सिक्योरिटी स्टाफ 8 फ्लाइट्स जो है वो अभी तक इस्लामाबाद लैंड कर चुकी हैं। लेकिन अब सबकी जो नज़रें हैं वो आला क़यादत जो है जो वफूद के क़यादत करेगी उनकी तरफ है कि वो आ जाएं। अच्छा निदा, हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि यकीनन सिक्योरिटी के बड़े कड़े यहाँ पर इंतजाम जो हैं वो तश्कील दिए गए हैं। पंजाब से भी और मुख्तलिफ सूबों से भी जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर बुलवाए गए हैं। हमें ये बताइएगा कि रेड जोन के अंदर वफाकी आइनी अदालत भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है। क्या अदालती कार्रवाइयाँ जो हैं वो आज जारी रहेंगी या फिर आज तातील है? कि जो प्राइवेट और जो सरकारी दफाते थे जितने भी रेड जोन और तोसी रेड जोन में थे, इसी के साथ साथ जो स्कूल्स थे उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस तरह जो बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे, उन्हें भी जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन जो फ़िलहाल अदालती कार्रवाई है वो जारी है। लेकिन अभी तक इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं रेड जोन में स्पेशली तो वो तमाम तर यही है कि वो उन्हें रोक दिया गया है। अदालती कार्रवाइयाँ तो जारी है लेकिन जैसे ही कोई इम्कानात होता है, जैसे ही वफूद की कोई इतला मौसूल होती है, उनकी जो आने की जो इतला है उसकी कंफर्मेशन हो जाती है तो तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। लेकिन अभी भी रेड जोन में स्कूल्स की बात करें, तमाम दफातर हर चीज़ को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक भी रेड जोन में जो है उसको रोक दिया गया है। रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। अच्छा निदा, ये बताइएगा आम आवाम के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस हवाले से बताइएगा, वो भी बंद है या फिर कुछ मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए हैं वहाँ से गुजरने के लिए? कि आवाम के लिए जो डाइवर्जन प्लान्स हैं वो तो दे दिए गए हैं ट्रैफिक के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ जो मेट्रो बस है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है और हर तरह की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फ़िलहाल उसको रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रोक दिया गया है क्योंकि इम्कानात यही थे। अब कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि वफूद कब तक आएंगे, लेकिन ज़ाहिर जो सपोर्टिंग स्टाफ था उनकी आमद का भी सिलसिला जारी था। तो इस वजह से ज़ाहिर है इस्लामाबाद में ज़िले इंतज़ामिया जो है वो काफ़ी मुतहरिक है, तमाम तर जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई थी। तो इसी हवाले से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो बस है, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन ज़ाहिर है अगर किसी का बहुत ज़रूरी काम है, जो लोगों की अपनी प्राइवेट गाड़ियां हैं वो यूज़ करें, लेकिन उसके लिए भी जो मुतबादिल डाइवर्जन ट्रैफिक प्लान्स जो दिए गए हैं लोग जो है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, लोग उसी का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया निदा, आपने तफसीलन इस हवाले से अपडेट किया और सूरत हाल इस्लामाबाद की निदा ने शेयर की। तैयारियां मुकम्मल हैं और रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और ये भी इतलात आ रही हैं कि जितने भी इदारे हैं उनको मुलाजमीन को जी वर्क फ्राम होम का कहा गया है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। अब देखना यह है कि ईरानी वफ्द पहुँचता है और आज रात मेज़बान जो है वो तो तैयार है, इंतजाम भी मुकम्मल हैं और मेहमानों की आमद का इंतजार है और उम्मीद कर रहे हैं हम कि जल्दी इस बारे में ईरान भी कोई फैसला कर लेगा और अमेरिका की जानिब से भी कोई अहम ऐलान सामने आ जाएगा वफ्द के पहुंचने के हवाले से, क्योंकि सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। बड़े कार्गो प्लेन्स जो हैं वो नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुके हुए हैं पहले से। तो अब देखते हैं कि कब ऐलान होता है और कब जो है वफ्द जो पहुंचता है दोनों ममालिक का और कौन कौन उसमें शामिल होगा। इसके हवाले से आपको आगाह रखेंगे। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला यूं ही जारी है। लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। नाज़रीन, अमरीका ईरान मुज़ाकरात जो है उसके हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि इंतज़ार है ईरान की जानिब से और बताया गया था अब्बास अराग़ची की जानिब से भी कि जल्द ही इस हवाले से कोई अच्छी खबर जो है वो सामने आएगी। वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो सके, क्योंकि वक्त कम है और सीज़ फायर की जो मुद्दत है वो भी कल के रोज़ ख़त्म हो जाएगी। हमें ज्वाइन किया है ट्रांसमिशन में
ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब आपके वक्त का। सर कहिएगा क्या आपको लग रहा है कि क्या फ़ैसला हो सकता है ईरानी वफ्द के हवाले से भी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो कार्रवाई की गई है उसके बाद ईरान बिल्कुल भी हमें तैयार नहीं नज़र आता अमेरिका के साथ बैठने के लिए, अमेरिका पर एतबार करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। देखें बिल्कुल वो ईरानी ऑफिशियल यहाँ पे आएंगे और जिस तरह अमेरिकन भी आज पहुँच रहे हैं, आज पहुँचेंगे सारे। और ये आप देखें एक तो पोस्चरिंग भी है और ये एक आप सम बार्गेनिंग पोजीशन के लिए आप स्ट्रांग पोजीशन ले रहे हैं कि डोमिनेंट पोजीशन ले रहे हैं, अमेरिका भी ले रहा है, ईरानीज भी ले रहे हैं। लेकिन आप देखें कल जो बकाई साहब ने, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम बताएंगे हमने फैसला क्या करना है, तो इसका इंडिकेशन थी कि हम मिलके करेंगे। तो देयरफॉर उनके आपस में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी होगी। क्या देखें, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ अमेरिका एंड ईरान कि वो बैठ के अपने जो मसले हैं वंस फॉर ऑल इसको वो डिसाइड करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए दोनों तरफ से, स्पेशली अमेरिका की तरफ से। हो सकता है देखें कि स्मॉल जेस्चर्स भी है ना बहुत मैटर करते हैं। एक तो चले जेडी वेंस आ रहे हैं, इट इज अच्छी सिग्नलिंग है। सेकंड है कि वो हो सकता है ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं ब्लॉकेट को उठा रहा हूँ, फिर तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। फिर ये भी कह सकते हैं कि हम सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं मीन टाइम में। फिर वो भी है कि उनकी जो शिप को उन्होंने सीज किया वो कहते हैं कि हम शिप को भी रिलीज कर रहे हैं। तो ये जेस्चर्स जो होंगे ये विल फैसिलिटेट करेंगे। जो असल में मसला क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द टू कंट्रीज, तो उसके लिए ये जेस्चर्स बहुत जरूरी है। बट बोथ कंट्रीज आर देखे दे आर विलिंग एंड दे आर सीरियस। और पाकिस्तान ने प्लेटफॉर्म दे दिया है कि बैठें और थ्रेश आउट करें। दो कोर इश्यूज हैं जिनको उन्होंने एड्रेस करना है। वन इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और दूसरा इज द न्यूक्लियर इशू है। उसके लिए मॉडलिटी जो पॉइंट्स है या फ्रेमवर्क है वो सॉर्ट आउट करना है। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह जब ये यहाँ पे आएंगे आप देखेंगे दे विल कंक्लूड फाइनली। सही। अच्छा मसूद साहब, हम इस सारी सूरत हाल में देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ समझ नहीं आता। कभी वो मुज़ाकरात की बात कर देते हैं, कभी वो डील हो जाने की बात कर देते हैं, और कभी कहते हैं कि अगर नहीं होती है तो फिर बम फटेंगे और ये सूरत हाल होगी। जबकि दूसरी जानिब ईरान भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है, कुछ मुतालिबात हैं जो वो चाहता है मनवाए। और जिस तरह से उनकी तरफ से बयान भी आ रहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, और अमेरिका शायद यही चाहता है कि मैटर ऑफ सोवरेनिटी भी होती है और अपनी इज्जत भी बचाना चाहते हैं अमेरिकन। ऐसे भी लग रहा है कि सूरत हाल ये है कि जिस तरह से दावे वादे किए जा रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, तो वो जो इमेज जो उनका इतना स्पॉइल हुआ है, अब वो बचाने के लिए, शायद खिफ़त मिटाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जी हाँ, देखें कि अभी हमने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, इट इज़ डिप्लोमेसी थ्रू मीडिया पास। आप देखें अमेरिका की तरफ से भी देखें, मेनली अमेरिका की तरफ से, फिर ईरान की तरफ से भी है। डिप्लोमेसी मीडिया को यूज़ कर रहे हैं चीज़ें कन्वे करने के लिए। तो वो आप देखें पाकिस्तान ने जिस जिम्मेदारी का मुजाहिरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया, नॉट ए सिंगल चीज़ कोई बाहर आई है। आपके हमारी मीडिया ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात की है। तो वो हाइप हमें क्रिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प के चक्कर ये है कि देखें उनके कोई मूड स्विंग्स होते हैं। दिन में वो कितने वो स्टेटमेंट देते हैं कि वो पहले स्टेटमेंट जो लास्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो दैट्स वाई आप देखें शुरू में कहा कि हम इनहेलेट कर देंगे, अब मैं उनको तबाह कर दूंगा। फिर कहा कि सीज फायर कर रहे हैं, ब्लॉकेट पर लगा दिया। फिर कोई अब बेसिक लैंग्वेज उन्होंने दिमाग में एक पोस्ट में वो भी लिख दी। तो फिर कल खुशी में 2 दिन पहले स्टेट ऑफ ईरान भी कह दिया। तो उससे आप देखें ना कि कितने वो आपस में कंट्रडिक्शन है उनके स्टेटमेंट्स में। तो लेकिन ये है कि वो लोग कहते हैं ये उनका एक स्टाइल है, दिस इज हाउ वो डील करते हैं, प्रेशराइज करते हैं ताकि वो अपने मुताबिक वो चीजें डिक्टेट करवा सकें। बट अभी उन्होंने देखें कि ये कैरेट एंड स्टिक वाली बात होती है, आप डराते भी हैं। दैट्स वाई मैंने कहा कि ये जो आपने पोस्चरिंग देखी है, रेटरिक्स आप देख रहे हैं कि वो बार्गेनिंग पोजीशन के लिए है। आप अपनी इन्फ्लुएंस को मेंटेन रखना चाहते हैं एंड यू वांट टू टॉक फ्रॉम ए डोमिनेंट पोजीशन की ये चीजें हैं। तो दोनों तरफ से ये है। बट मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने जिस जिम्मेदारी के साथ मीडिएट कर रहा है, नॉट हम खाली दरमियान में कंड्यूट भी नहीं है, हम बिल्कुल फिजिकली मीडिएट करवा रहे हैं। तो वो बहुत जबरदस्त प्लस पॉइंट है। और रिसेंट देखें ना कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जो विजिट था और वो ईरान 3 दिन लगा के आए और 3 दिन में ही विजिटेड ऑल पावर सेंटर्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है
कि तमाम जो पावर सेंटर्स ईरान में है ऑन बोर्ड करवाए हैं और फिर वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जो चीज़ें थी अमेरिका के साथ भी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में आप देखें बैक चैनल्स में बहुत सारे कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी होगी। बिल्कुल कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है। और मसूद साहब, जिस तरह से आपने फील्ड मार्शल के दौरा ईरान का जिक्र किया, तो उसके बाद हमने देखा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई थी और बड़ा जो आप समझ लें कि गैर यकीनी के बादल थे वो छट गए थे और आपने हुरमुज़ खोलने का ईरान की जानिब से भी ऐलान किया गया। लेकिन सर अगर अभी हम देखें तो अमेरिका जो पॉलिसी इख्तियार किए हुए है स्टिक एंड कैरेट की, ये कितनी लंबी चल सकती है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं मसला जो पैदा हुआ है वो नेवल ब्लॉकेड की वजह से पैदा हुआ है, जिसकी वजह से ईरान ने जो कुछ कदम है वो पीछे बढ़ाए हैं। अब आपको लगता है कि नेवल ब्लॉकेड के होते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे तब तक नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ईरानियन नेवल ब्लॉकेड के होते हुए मुज़ाकरात करें? नेवर नो, देखें कि आज रात तक का टाइम है कि कल से भलाई की बातचीत होनी है, तो हो सकता है ये ब्लॉकेड लिफ्ट भी कर दें। देखें ना, प्रिडिक्टेबल तो नहीं है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं किसी वक्त। तो ये लाइकली कल अगर आपने देखा हो ये खबर चली भी थी जी कि पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज या रिक्वेस्ट गई है कि इसको आप कंसिडर करें, तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर उनका अपना भी देखें कि उनको भी जल्दी है, चाइना के विजिट से पहले वो चीजें सेटल करना चाहते हैं। चाइना इज ए मेन स्टेक होल्डर भी है इसमें, ये आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से, क्योंकि आप देखें ना 80% ऑलमोस्ट 60 to 80% चाइनीज ऑयल तो यहीं से गुजरता है। और अगर आपने ब्लॉकेड लगाया तो आप क्या चाइनीज शिप्स को रोक सकते हैं? वहां से उनके टैंकर्स गुजरेंगे तो कभी नहीं अमेरिकन रोकेंगे। कल उनके 2-3 दिन पहले शिप्स उनके टैंकर्स वहां से गुजरे चाइनीज के। तो अमेरिका को भी एहसास है कि उनकी स्टैंडिंग कहाँ पे है। तो फिर अमेरिका के अंदर भी प्रेशर है, मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, पब्लिक प्रेशर भी है, और अपनी रेटिंग गिर गई है। पब्लिक 60% अपोज कर रहे हैं, इवन 60% लोग इजराइल को भी अपोज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन भी है। तो आप समझ लें कि होपफुली देखें पाकिस्तान में या दुनिया भर में ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, पेसिमिस्टिक भी लोग भी हैं। ईरानीज़ ने बड़ा सही कहा कि हम रियलिस्टिक हैं, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए कि थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द उम्मीद रखनी चाहिए और थिंग्स जो है वो राइट डायरेक्शन में भी जाएंगी, ये भी उम्मीद है इंशाल्लाह। होपफुली के ये जो दूसरा दौर होगा कामयाब भी होगा, हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें लगता है कि शायद डेडलॉक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की जिस तरह से हम बात करें प्रेशर भी है, इमेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और जौहरी हथियार नहीं रखेगा ईरान, ये भी मुतालबा किया जा रहा है, जौहरी ताकत नहीं बनेगा। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों ईरान आमादा भी हो गया इस मुतालबे पर, लेकिन अब मुंजमद असासों की बात हो रही है। वो आपको लगता है इस पॉइंट पर कोई लचक दिखा सकता है ईरान और अमेरिका ये मुतालबा मानेगा? दो कोर इश्यूज हैं जिस पे मेरे ख्याल में इन्होंने सिंह फंसाए हुए। वन इज द न्यूक्लियर इशू है और सेकंड है स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पोस्ट वॉर क्या होगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर देखें न्यूक्लियर में अब मसला क्या है कि ईरान ये कहता है कि भाई एज पर एनपीटी को हमने साइन किया, ये हमारा लीगल राइट है टू इनरिच यूरेनियम 3.67% है। उन्होंने कहा ये हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी लॉ हमें एथराइज करता है। अब तो ये चीज है। सेकंड है डिस्पोजल ऑफ दैट इनरिच्ड यूरेनियम विच इज 460 kgs, वो उसका क्या डिस्पोजल होगा? अमेरिका कहता है मैं ले लूंगा, तो वो ईरानी तो तैयार नहीं है, वो किसी और को देने को तैयार है, नॉट टू अमेरिका। 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था ओबामा के दौर में, उस वक्त जो इनरिच्ड यूरेनियम था दैट वाज हैंडेड ओवर टू रशिया। रशिया ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी है वी आर रेडी टू टेक ओवर इनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम ईरान। ईरान ने पास में एक ऑप्शन भी दी थी कि कंसोर्शियम बना के हम उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें भी। दैट्स वाई ईरानीज भी कह रहे हैं ना कि फ्रेमवर्क बनाएं, कि एक फ्रेमवर्क करके हम डिटेल डिस्कशंस में जा सकते हैं। इनिशियल एग्रीमेंट MOU हम कर सकते हैं, सब्सिक्वेंटली चीज़ों के लिए वी कैन टेक सम टाइम, कि 1 महीना लगे 2 महीने लगे, उसमें डिटेल डिस्कशंस हो। सेकंड देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और भी है, दैट इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। कल बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था न्यूयॉर्क टाइम्स में। उन्होंने ये लिखा कि जो फ्यूचर में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ईरान के टेक्स्ट बुक में ये लिखा गया है दे विल क्लोज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। दिस इज वन थिंग। सेकंड उन्होंने ये लिखा कि ईरान हैज डिस्कवर्ड देयर न्यूक्लियर एसेट। आगे उन्होंने लिखा दैट इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। तो इट इज इन रियलिटी आप देखें कि दिस हैज बिकम ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द मोस्ट। बिल्कुल मसूद साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की है और जौहरी ताकत से भी बड़ा ये साबित हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ में। और
हमने देखा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली सूरत हाल जो है वो हुई है ईरान के हिस्से में। आइए, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। अभी हमें ज्वाइन किया बाहर बैनुल उमूर शाजिया चीमा साहिबा ने। शाजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो मुज़ाकरात में हम देख रहे हैं कि कुछ डिले आया है, और क्या आप समझती हैं, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं? क्योंकि इसहाक साहब ने भी रब्ता किया और अब्बास इराक़ची साहब ने कहा कि जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नेवल ब्लॉकेट लगाया गया, ये सिफारती अमल में बहुत बड़ी रुकावट है, जिसे ईरान जो है वो बयान भी कर रहा है, जिस पर बात भी कर रहा है, और उसकी वजह से हेजिटेट भी कर रहा है। हाँ, नेवल ब्लॉकेट की हद तक अगर बात रहती तो वो आने के लिए तैयार थे, लेकिन उस नेवल ब्लॉकेट की आड़ में अमेरिका जो है वो कोई उन पे अटैक या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो प्लान कर रहा था। ये ईरानियन मीडिया और ईरानियन सोर्सेज कह रहे हैं जी, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। अच्छा। और रशियन फॉरेन ऑफिस ने भी एक रिपोर्ट शाये की है। उन्होंने कहा है कि हम भी हाई लाइकलीहुड है कि ईरान के ऊपर एक अटैक और हो जाएगा। तो ईरानियों ने इस तरह पीछे एकदम से हटना नहीं था। और उनके लिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं या कोई नई डेट नहीं फिक्स हो पाती है, तो वेस्टर्न मीडिया जो कि बहुत उनकी फेवर कर रहा है, इन अ सेंस के बात कर रहे हैं जी वो बहुत रिजिलियंट हैं, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है, कंसोलिडेट किया है वगैरह वगैरह, तो वो एकदम से शिफ्ट लेंगे और फिर ये कहना शुरू कर देंगे कि ईरान जो है वो पीस में या अमन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो कहीं कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजने में उनको कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन हाई प्रोफाइल डेलीगेशन उन्होंने कहा कि हमारे पास 100% इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये ब्लॉकेड जो है इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ ब्लॉकेड। वो ब्लॉकेड तो ये लगाए रखते, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चाइना के जहाज और रशिया के जहाज तो इन्होंने रोके नहीं है। तो बड़ा सिलेक्टिव सा सिंबॉलिक सा ब्लॉकेड है, कोई भी ट्रैफिक तो उसी तरह चल रही है वहां से, सिर्फ ईरानियन जहाजों को ये रोक रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्लॉकेड है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये अब हम क्या इस दफा फूल मी वंस और फूल मी ट्वाइस वाली बात है ना, कि अब हमें चौथी दफा बेवकूफ बनाएंगे, एक तरफ मुज़ाकरात करेंगे और दूसरी तरफ हम पे अटैक कर देंगे। तो इतना तो अब अंधेर नगरी हम पे भी नहीं मची हुई, हमने भी बहुत जानी नुकसान करवाया है। तो इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि जिनके हथे वो चढ़ गए हुए हैं और जो उनके मुशीर हैं और उनको मशवरे देने वाले हैं कि अगर पीस का अमल है तो उसके दरमियान तो आप ऑनेस्टी से और एक पूरी आप एक कम से कम उसके अंदर थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी तो ले आए, उसकी सेंटिटी का तो ख्याल रखें कि आप एक तरफ जो है वो उस पे अटैक प्लान कर रहे हैं और 100% आपके दिमाग में है कि आपने ईरान का जो आपने असल हल सोचा हुआ है आपने उसकी तरफ ही जाना है, कि ईरान को डिसफंक्शनल करना है और उसका जो है उसके ऊपर इतनी बम्बार्डमेंट कर देनी है कि ट्रंप ने कहा कि जी अगले 20 साल तक वो खड़े नहीं हो पाएंगे, तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल शाजिया साहिबा, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं, और अगर अमेरिका की ही बात की जाए 63% अमेरिकन हैं जिन्होंने एतमाद ही नहीं किया, ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, और जितना प्रेशर अमेरिका पे इस वक्त है और डोनाल्ड ट्रंप पर है, और जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिर गई है, उस सारी सूरत हाल के बावजूद भी संजीदा नहीं नजर आ रहे। ईरान की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा और ये चाहते हैं कि सरेंडर किया जाए, जिस तरह से मसूद पजेशकान ने भी कहा। तो आपको लगता है कि कोई ये जो डेड लॉक वाली सूरत हाल है ये कहीं बदलेगी और अमेरिका भी संजीदा लेगा और ईरान भी थोड़ी लचक दिखाएगा? जंग चाहे कितनी भी फैली हुई हो, अल्टीमेटली उसने मुज़ाकरात की मेज पे ही खत्म होना होता है। हमें हिस्ट्री में ऐसा दिखाई नहीं देता कि इसके अलावा कोई और रास्ता हो, अनटिल और अनलेस हमें कुछ इंसिडेंट मिलते हैं जहाँ पे जो है वो पूरे के पूरे शहर जो हैं वो जला के राख कर दिए गए और उसको विक्ट्री कहा गया। तो अगर तो इनके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि ईरान को जला के राख करके इन्होंने फातेह बनना है तो ये एक और बात है, वरना अल्टीमेटली इनको मुज़ाकरात की मेज पे बैठना ही है। और मुज़ाकरात कभी भी लीनियर नहीं होते, वो सिक्लिकल होते हैं और वो उसी रियलिस्ट अप्रोच से लिए जाते हैं जिस तरह से हम ले रहे हैं बहसियत पाकिस्तानी, कि हम ना तो ओवर ऑप्टिमिस्ट हैं ना ओवर पेसिमिस्ट हैं, हम रियलिस्ट अप्रोच के साथ जो है वो मीडिएशन भी कर रहे हैं, फैसिलिटेशन भी कर रहे हैं और दोनों पार्टीज को ये समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इवन ट्रंप को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि यू हैव बीन स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड वॉल, और अगर आप एपेक लॉबी को या अपने डोनर क्लास को छोड़ते हैं तो वो सारे के सारे सेनेटर जो उनके पे रोल पे हैं वो आपका मिड टर्म जो है वो तबाह कर देंगे, और अगर आप अपना मेगा क्राउड
जो है वो साथ लेके चलते हैं तो भी आपका जो है वो आपके लिए मुश्किल है। तो आप दोनों पार्टीज में किसको खुश करें, ये आपके लिए भी बहुत प्रॉब्लम है कि आप अपना पॉलिटिकल लेगेसी बचाएं या अपनी जो आपका इलेक्टोरल मैंडेट है उसको बचाएं। तो इस मुश्किल पोजीशन में ही तो फिर लोग होते हैं जिनको एज अ लीडर सिलेक्ट किया जाता है, उन्होंने मुश्किल पोजीशन में ही तो फैसले लेने होते हैं। तो अब अगर वो कन्विंस हो गए हैं और इजरायली मीडिया मुसलसल जो है वो इस बात पे उनका शोर मचा हुआ है, उनका हिब्रू मीडिया में, कि पाकिस्तान हमें क्यों नहीं शामिल कर रहा है, हम इसमें पार्टी हैं तो क्या हम हिस्सा नहीं बनने चाहिए। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में भी कहा कि पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज पे जो डील की है उसे हमसे शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे जब इस तरह की बातें हैं, जहाँ पे एक स्पॉइलर है, एक कंप्रोमाइज जो है वो प्रेसिडेंट है और एक डिवाइडेड सेनेट है, वहां पे चीजों का होलिस्टिक तौर पे डिसीजन लेना। अब अंदाजा करें कि नूर खान एयरबेस पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है वहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका मोटरकेड पहुंच चुका है, उनका प्रोटोकॉल पहुंच चुका है। अब हम जो है इस खबर को नहीं ब्रेक करें या हम ऑफिशियली ये नहीं कह रहे, लेकिन इससे बड़ी और शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि आपका पूरा प्रोटोकॉल आपके वाइस प्रेसिडेंट का पहुंच चुका हुआ है और एंड टाइम पे अगली पार्टी ये कह रही है कि आप ऑनेस्ट नहीं है, आप जो है इस काबिल नहीं है कि आपके साथ बैठा जाए। तो पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप निगोशिएशन करना चाहते हैं या हमें जो है वो बम्बार्ड करना चाहते हैं। तो अब यही डिसीजन जो है वो ट्रंप को लेना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि पहले जो है वो किसी को तोते या कबूतर के हाथ मैसेज भेजने हैं या घोड़ों पे जो है वो इंफॉर्मेशन या जासूसी हो रही है। इंटेलिजेंस इस तरह से सर्कुलेट करती है, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और मल्टीपल जो है बिल्कुल शाजिद साहिबा, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और इंफॉर्मेशन निकाल भी ली जाती है। फॉक्स बिजनेस की रिपोर्टर हैं मारूफ, और उन्होंने ये दावा किया कि ट्रंप के साथ उनकी टेलीफोन पर बात हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुआहदा जो है वो हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि अभी ये डिसाइड हो रहा है अमेरिका के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे या जेडी वेंस जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा भी था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो वो फिर खुद इस्लामाबाद जाएंगे। एक उनके बयानात हैं और एक उनके एक्शंस हैं। एक्शन उनके ये हैं कि वो वॉर बिल्टअप कर रहे हैं और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक अटैक की तैयारी कर रहे हैं। जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स ये हैं कि जी एक दफा वो आपको बुली या हरेस करते हैं, उसके बाद वो पैम्परिंग करते हैं, फिर ये साइकिल है, बुलिंग है, पैम्परिंग है, बुलिंग है, पैम्परिंग है। ये ऐसी ही है जैसे आप किसी बहुत ही टॉक्सिक किस्म के स्पाउस के साथ रह रहे हो जो कि साथ में वो एडिक्ट भी हो, तो वो थोड़ा सा होश में आए तो आपको कहे कि मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ, और उसके बाद वो साइकिल चलता जाए तो फिर अल्टीमेटली आपके फ्रेंड्स और पेरेंट्स आपको कहते हैं कि इस टॉक्सिक रिलेशन से आपने निकलना ही निकलना है। तो ये टॉक्सिक रिलेशन से इनको निकलना पड़ेगा। ये इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते हैं कि आप मुज़ाकरात करें तो हम आपको JCPO से अच्छी डील देंगे, फिर अगली खबर है आप मुज़ाकरात करें नहीं तो पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, फिर आप मुज़ाकरात करें तो मैं खुद आ जाता हूँ, आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो मैं 47 साल में वो करूंगा जो आपके साथ नहीं किया। तो ईरानी कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद आते हैं या आप किसी को भेजते हैं, आपने जो भी करना है उसको आप डिसाइड करके करें। आप ना तो खुद जो है वो अपने आप को इस तरह शर्मिंदा करें, और खास तौर पे देखें ईरानियों के लिए ये कितने बड़े प्रॉब्लम की बात है कि वो हमारे साथ जो है उनका जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, वो किस तरीके से हमें समझा रहे होंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हमेशा से बहुत रियलिस्ट उस पे चले हैं। हमने फोर्स तो नहीं करना, हम पुश तो नहीं कर रहे कि जी आप जरूर करें, हमने जगह तैयार कर ली है, हमारे घर की सफाई हो गई है, चाय पक गई है, अब आपने जरूर आना है। तो ये तो हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जी आप अपना टाइम लीजिए, आपने ये लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने हैं, हमारी जगह हाजिर है, हम हाजिर हैं, हमारी ऑनेस्टी हाजिर है, हमारी खैर खाही हाजिर है, रीजन में पीस की ख्वाहिश हाजिर है, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ है, आपका कंट्री है, डिसीजन आपने लेना है। तो दोनों पार्टीज को हम खींच कर एक मेज पर तो ला सकते हैं, वहां से कोई नतीजा नहीं निकलवा सकते। तो हम मौजूद हैं, हम कहीं नहीं गए। शाजिद साहिबा, हम मौजूद हैं और जिस तरह से आपने नक्शा खींचा है और जिस तरह से आपने बताया, वाकई विजिबली ये सारी सूरत हाल लग रही है कि अमेरिका तो ये कहे जा रहा है कि हम डील कर लेंगे, लेकिन ईरान अब इस बात पर मुत्तफिक है कि नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर उन्होंने तनकीद की है कि बाइडन और ओबामा की अगर हम बात करें, उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा जी बुरी डील नहीं करूंगा। तो उनके पास ये अच्छी डील और बुरी डील करने वाली ऑप्शन है? नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो बहुत अच्छी डील थी। बराक ओबामा की पूरी जो जंगों की और
कत्लेआम की लेगेसी में एक अच्छा काम है वो JCPOA है। वो IAEA के इंस्पेक्टर मौजूद थे। इवन वहाँ पे एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट था ईरान के अंदर जिसको रशिया ने लगाया हुआ था। रशियन इंजीनियर वहाँ पे थे और इनरिच यूरेनियम का भी डिसाइड हो चुका था कि वो रशिया के, या तो रशिया उसको मॉनिटर कर रहा था, उसकी हमारे पास खबर नहीं है, या रशिया के पास वो अमानतन रखी हुई थी। लेकिन बहरहाल हर चीज बहुत स्मूथली थी, मॉनिटर हो रही थी, वहाँ पे इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। लेकिन उनकी मौजूदगी में ट्रंप और नेतन्याहू और एपेक लॉबी को जंग का प्रिटेंस नहीं मिल सकता था। जंग करने के लिए उनका ख्याल था कि जैसे उन्होंने पिछली 5 जंगें की हैं मिडल ईस्ट के अंदर, ये कह के कि वहाँ पे खवातीन के हकूक से लेकर इंसानों के हकूक तक को हमने बचाने जाना है और वो हमारे लिए एक बहुत जो है वो स्ट्रक्चरल थ्रेट है। तो वो स्ट्रक्चरल थ्रेट ईरान बनता हुआ दिखाई नहीं देता था वेस्टर्न मीडिया में। तो उसको बनाने के लिए पहले उस डील को मंसूख करना था, फिर ये कहना था ओ अब तो ये बिल्कुल शाजिया साहिबा, अब ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ये लेना अमेरिका की जिम्मेदारी है, क्योंकि ईरान की जानिब से भी जो है वो पूरी नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की गई थी, लेकिन अमेरिका की जानिब से कुछ इस तरह के इकदाम किए गए जिसकी वजह से जो डिस्ट्रस्ट है उसकी सूरत हाल पैदा हुई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला यूं ही जारी है। ब्रेक अभी शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस हिस्टोरिक और इम्पॉर्टेंट इवेंट के हवाले से कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। बैनुल अक़वामी अमूर उस्मान शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। उस्मान साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हम देख भी रहे हैं मुज़ाकरात के दूसरे दौर की बात हो रही है, एक तरफ से ईरान डटा हुआ है अपने कुछ मुतालिबात को लेकर और वो ये कहता है कि जी अमेरिका संजीदा नहीं है, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कभी कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं और अगले दिन कुछ कह देते हैं। एक तरफ से जंग जीतने की बात कर देते हैं, दूसरी जानिब से हमले भी जारी हैं। तो किस तरह से सीरियसनेस आएगी, संजीदगी से बैठेंगे और मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? जो क्योस और कन्फ्यूजन है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये बाय डिज़ाइन है। डोनाल्ड ट्रंप मैडमैन थ्योरी के तहत कोशिश यही कर रहे हैं कि अपनी मेगा बेस को ये बावर कराने में कामयाब रहें कि जो मैदान जंग में उन्हें विक्ट्री हासिल हुई है, क्योंकि ये नैरेटिव्स की भी तो वॉर है और साइकोलॉजिकल अपना वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही। इसमें कोई शक नहीं, उनके ट्वीट्स जो हैं वो इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केट है उसके अंदर फ्लक्चुएशन का बायस है। लेकिन जिस तरीके से वॉल स्ट्रीट के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है, उन्हें लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं हकीकत जो है वो अदरवाइज है, जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की ये बार बार गोल पोस्ट को तब्दील करना, मौक़िफ़ में तब्दीली लेके आना, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले लेना, मुतालबात जो हैं उनके अंदर जो है एक्सटेंसिव रवैया और जिस तरीके से इम्पल्सिव एटीट्यूड उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, ये इरेटिक बिहेवियर उन्हें को ज़्यादा फ़ायदा दे नहीं रहा। क्योंकि इरानियन देखें, दे आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड। उन्हें पता था 12,000 किलोमीटर का सफ़र करके JD वैंस आएंगे, इसलिए आखिरी मिनट तक उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का कुलिया इस्तेमाल किया कि हम मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि 3 घंटे में तो उन्होंने यहाँ पर पहुँच जाना। तो मेरे ख्याल में इरानियन जो है वो टोन ऑफ डिफाइंस को बरकरार रखे हुए हैं। और एक और बात, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के हवाले से भी वो बड़े कॉन्शियस हैं। वो नहीं चाहते कि मिड टर्म के अंदर ये लोअर हाउस को सिक्योर कर सकें हैं। और वहाँ पे सूरत हाल कमों पे यही है। 3 दिन पहले जो वोटिंग हुई है वहाँ पे वॉर पावर एक्ट के तहत 1 वोट से सर्वाइव किया है। 213 एक साइड पे थे, 214 एक साइड पे थे। और पहली दफ़ा अमेरिका की मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 40 सेनेटर्स जो डेमोक्रेट के हैं उन्होंने बम और बुलडोज़र देने के खिलाफ वोट किया। मतलब इजराइल के खिलाफ जो है जो बाई पार्टीजन सपोर्ट नज़र आती थी कि उनको सप्लाई चेन जो है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए वेपन्स के हवाले से, उसके अंदर बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। और अभी प्यू रिसर्च सेंटर जो है उसने भी हालिया सर्वे किया है, 60% लोग वो जो कि 50 से कम हैं, इधर पार्टी जो है उनका ताल्लुक है रिपब्लिकन डेमोक्रेट से, वो इस अनपॉपुलर जंग का जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को ठहरा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी जो कि नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन है। और यही चीज़ इरानियन चाहते हैं। देखें, इरानियन नो डाउट जो इस वक्त बारगेनिंग पोजीशन के अंदर लेवरेज उनका निस्बतन बेहतर है। अब नाए हुर्मस को उन्होंने बारगेनिंग एसेट बना के पेश किया है। और एक और चीज़ उन्होंने साबित किया कि जो सप्लाई लाइन्स हैं दुनिया की तेल की कीमतों के हवाले से, उस पर असरअंदाज होने की पूरी सलाहियत है। देखें, उनके दावे खोखले नहीं हैं। उन्होंने ये चीज़ साबित की है। वो अपने डिफेंसिव पोस्चर से जिस तरह जारहाना उन्होंने अंदाज अपनाया, रवैया, वो हमने 40 दिन में देखा है। मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि अभी वॉल स्ट्रीट ने 2 दिन पहले बताया कि जो वहाँ के ऊपर अपना फ्राइडे था, अपना गुड फ्राइडे के अंदर उन्होंने दोपहर के वक्त डोनाल्ड ट्रंप को खबर जैसे ही फीड की गई
कि 2 जहाज़ गिर गए हैं और 2 पायलट जो है वो मिसिंग है। इसके बाद उन्होंने क्या, वो पैनिक हो गए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार 3 घंटे डोनाल्ड ट्रंप चीखते रहे अपने लोगों पे। और उसकी वजह क्या थी, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को हॉन्ट कर रहा था सिनेरियो 1979 का, जब होस्टेज क्राइसिस था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुमने अब ऐसी अगर कोई हरकत की कि वहां पे बंदे उनके हाथ लगे और वही मंजर मुझे देखने को मिला, तो मैं तुम सबको जीने बिल्कुल बेचैनी है और डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले पर खासे परेशान है। मिड टर्म इलेक्शन का खौफ भी जो है वो भी सता रहा है। खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं, अगर हम देखें एक तरह से अब ईरान की अगर हम बात कर रहे हैं तो ईरान ने अपनी बर्तरी तो साबित कर दी है। चलें अगर हम बर्तरी ना कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कम से कम ईरान ने ऐसा जवाब दे दिया है कि जिसने सुपर पावर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आइंदा आपने सोच समझ कर जो है ईरान का रुख करना है, अदरवाइज जो है वो नताइज कुछ और निकल सकते हैं। तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो ईरान के लिए भी खुली है। आप क्या समझते हैं, ईरान के अंदर क्या सोच पाई जा रही है टॉक्स के हवाले से, और ईरान किस तरह से बेहतर पोजीशन में है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में? जी बिल्कुल, ईरान के खिलाफ ये जो जारहियत की इसराइल और अमेरिका ने, उसके बाद ईरान ने मज़ाहमत की एक नई तारीख ज़रूर रकम की है। लेकिन जिन मसाइल का सामना डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में है, इसी तरह का मसाइल का सामना ईरानी हुक्मरानों को भी है। मिसाल के तौर पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है जंग के बाद, वो ईरान में भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अफरात ज़र पहले से ही बहुत ज्यादा था, वो भी ज्यादा हो चुका है। इसी तरह से 3000 शहादतें कहना आसान है, लेकिन उनका एक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, जाहिर है वहां के समाज पे। तो अमेरिका और ईरान दोनों हुकूमतों पर अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा है कि वो इस जंग को जल्द अज जल्द खत्म करें, ताकि जो मामूलात जिंदगी हैं वो दोबारा वापस आ सकें। तो अब लग क्या रहा है, होगा क्या? ईरान ने इनकार कर दिया है कि हम ताकत के जोर पर मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे। और बात है भी दुरुस्त कि एक तरफ आपने आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की नाकाबंदी की हुई है और ईरान की 90% तिजारत का दारोमदार आबनाए हुर्मुज़ पर है। ईरान को तो एक राइट पहुंचता था कि उसके खिलाफ जारहियत हुई और उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को एक तरफ के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल किया। ये जो ब्लॉकेड वाली बात है, इससे ईरानियंस ये समझते हैं कि शायद जो मुज़ाकरात में मामलात तय पाए थे अमेरिका के साथ, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। तो ईरान का मुतालबा बहुत वाज़ेह है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आने से पहले वो चाहते हैं कि अमेरिका ये ब्लॉकेड लिफ्ट करे, और जब ब्लॉकेड लिफ्ट हो जाएगा तो ईरान के जो पोजीशन है आबनाए हुर्मुज़ पर, यकीनन उसको भी वो उसको रिकंसीडर करने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए कि ईरान का नुकसान हुआ है, जानी भी माली भी, और अक़वाम मुत्तहिदा की टॉप ज्यूरिस्ट्स ये कह चुके हैं कि ये एक गैर कानूनी जंग थी ईरान के खिलाफ। तो ईरान हार जाने का दावा तो नहीं कर सकता, क्योंकि सुपर पावर्स कभी भी रेपरेशंस नहीं करती हैं, लेकिन ईरान ने मुतालबा ये जरूर किया है कि हुर्मुज़ पर हमारे जी खुर्रम साहब कंटिन्यू कीजिएगा। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारे सॉवरेन राइट्स को तस्लीम करें, ताकि हम ये टोल टैक्स इस्तेमाल करते हुए ईरान में जो डैमेजेस हुए हैं हम उनको रिपेयर और रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी कानूनी हिच ये है कि ईरान, जाहिर है कि ये एक वाहिद आबना नहीं है दुनिया में, इसके अलावा भी 4 ऐसी स्ट्रेट्स हैं। तो अगर हर मुल्क वहां पर अपने सॉवरेन राइट्स एक्सरसाइज करेगा तो तेल की आलमी कीमतें शायद डबल या ट्रिपल हो जाएं। ईरान को शायद इस चीज का इदराक हो। ईरान इसलिए आबनाए हुर्मुज़ को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है कि अगर आप सॉवरेन राइट्स अमेरिका तस्लीम नहीं करता है ईरान के आबनाए हुर्मुज़ पर, तो कम से कम वो $120 जो अमेरिका ने मुंजमद किए हुए ईरान के, वो या उनका एक बड़ा हिस्सा ईरान को वापस करे, ताकि ईरान को एक फेस सेविंग भी मिले और ईरान के जो नुकसान हुए जंग में उनको भी वो उनको किसी तरह से रिक्रिएट कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उस्मान साहब, जिस तरह से बात भी हो रही है, मुंजमद असासों की बात हो रही है, और किसी ना किसी तरह देखें तो ईरान गारंटी चाहता है, क्योंकि अमेरिका को कुछ समझ नहीं आता। आज अगर एक तरफ बात करे तो कल को शायद दूसरी तरफ बात करेगा, और सूरत हाल ईरान की तरफ से देखें तो ईरान यही कहता है कि अमेरिका संजीदा नहीं ले रहा। तो आपको लगता है कि ईरान को अमेरिका ऐसी कोई गारंटी दे पाएगा और वो ईरान जो है वो लचक दिखाने के लिए तैयार होगा? जी डेफिनेटली यही इशू है, वो आयरन क्लैड जो गारंटी मांग रहे हैं, और जिस तरीके से हमने देखा 40 दिन के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे आदमी है कि वो कमिटमेंट को ऑनर नहीं करते। मतलब एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू JCPOA 2015 में जो है मुआहदा किया गया, जिसमें पूरी दुनिया तकरीबन इन्वॉल्व थी, P5+1,
उसके बाद 3 साल के बाद जिस तरीके से इन्होंने उसको रिवोक कर दिया, और अभी की जो सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल, देखें एक हिस्टोरिकल 47 साल हो गए हुए हैं, तो एक हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट है जो पाया जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अभी रवैया अख्तियार किए हुए हैं कि 2 दिन ख़त्म होने में रह गए हैं सीज़ फायर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बम की मैं बारिश वहाँ के ऊपर कर दूंगा। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं ये विशियस साइकिल जो है इसको ख़त्म करने के हवाले से हमें कोई गारंटी चाहिए। और याद रखें, चूंकि ये सारा प्रोसेस जो है ये यूएन के कहीं बाहर हो रहा है, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने इररिलेवेंट करके रखा हुआ है यूनाइटेड नेशन को है, तो पॉसिबिलिटी बड़ी कम नज़र आ रही है। लेकिन हम देखते हैं हालिया दिनों में रूस की तरफ से ऐसी बड़ी स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने कहा हम सालसी करने के लिए तैयार हैं। 14 मई को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टच डाउन करेंगे बीजिंग को। तो मुझे लगता है चाइना भी इस मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा संजीदगी दिखा रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के पीस प्रोसेस के अंदर बीजिंग और मॉस्को की जो है इसको हमायत हासिल है। लेकिन अब लेट्स सी कि चीज़ें किस तरीके से पैन आउट होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है एक ऐसे वक्त में जब इजराइल जो है, देखें इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप तो खुद स्पॉइलर हैं और इजराइल सैबोटाज करने से बाज नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं। कल मैं पढ़ रहा था हियाटस के अंदर 1 मिलियन डैमेज क्लेम हुआ है वहाँ के ऊपर, मतलब 1 मिलियन के करीब लोगों ने, 10 लाख लोगों ने वहाँ डैमेज क्लेम किया है। तो आप उससे डिग्री ऑफ इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं जो ईरान ने वहाँ के ऊपर हिट किया है। तो ईरान की जो दिफाई सलाहियत है वो नो डाउट इस वॉर को दोबारा से रिज्यूम करने के अंदर जो है वो बड़ी कारगर होगी, कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है इस जंग को दोबारा से अमेरिका भी रिज्यूम करें या इजराइल भी इस तरफ जो है तवज्जो अपनी जो है रखे। दूसरा, लेबनान की वॉर को जिस तरह उन्होंने जोड़ा है ईरान ने अपने महाज के साथ, ये भी उनकी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है एक तरीके से, कि लेबनान जो है, आपको याद होगा जेडी वैंस कह रहे थे वो इस कज़िये का हिस्सा नहीं है जी। लेकिन बाद में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात करवाए दोनों एम्बेसी को बिठा के, और अभी वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कमिटमेंट को ऑनर ना करने का एक प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के एंड के ऊपर। लेकिन याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप अब रिस्क लेने की जो है उनकी एपेटाइट है वो ख़त्म होती जा रही है। वो ख़तरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो उनकी हरकतें हैं कन्फ्यूजन और क्योस क्रिएट करने की, ये मॉडल इस वॉर के अंदर, ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जैसे ही 40 दिन गुजरे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनके हाथ पांव फूल गए हैं एक तरह से। आप देखें 10 दिन के अंदर इस जैसे बंदे का ऑनर करना सीज़ फायर को, मेरे लिए तो बड़ा अचंभे की बात थी। लेकिन उसकी रीज़न है क्योंकि इनके जो वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी डिप्लॉय नहीं है, निकल गए हैं। और थर्ड जो है, मेरा नहीं ख्याल वो अभी तक वहाँ पे पहुँच पाया है जो इन्होंने डिस्पैच किया था नॉर्फोक से। तो चीज़ें जो हैं वो नो डाउट फिर भी बड़ी वोलाटाइल है। आपको पता है वॉर के अंदर स्पेकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो मिस कैलकुलेशन की वजह से 5-6 साल जारी रही। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है, डोनाल्ड ट्रंप इज़ बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस। उनके लिए पॉसिबिलिटी देखें कम होती जा रही है। अभी खबर आई है कि पीट हेग्सेथ जो हैं वो सेक्रेटरी जो वहाँ के हैं आर्मी के, उनके साथ लड़ पड़े हैं, और वो तू मैम जो है पब्लिक लेवल के ऊपर अब हो रही है। और वो जो है जेडी वैंस के दोस्त हैं जो डेन डर्स्कोल हैं। तो अब वहाँ के ऊपर भी ये जो फ्रिक्शन है वाज़ेह होती जा रही है कि प्रेसिडेंशियल कैंप के अंदर भी वो तबका जो जेडी वैंस के साथ है वो असर्ट कर रहा है कि जंग अनकॉल्ड फॉर थी, अनपॉपुलर थी, पॉइंटलेस, इसे ख़त्म किया जाए। और पीट हेग्सेथ का बयानिया आपको अच्छी तरीके से पता है इस वॉर को उन्होंने कैसे शेप करने की कोशिश की, और आर्मी को जिस तरह से वो एक नज़रियाती मलेशिया बनाने की डेलिब्रेट एफर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जेडी वैंस अभी दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने भेज दिया, और डोनाल्ड ट्रंप एम्बेरस करने की पूरी सलाहियत रखते हैं अपने आप कह लें कि जो दोस्त हैं, दोस्त ममालिक है। इवन पाकिस्तान देखें, हम एक तरह की ऐसी सिचुएशन के अंदर है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की बात करते करे दोस्त धमकियों की बातें भी करते हैं। तो इरानियन ने बड़ी स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का सबूत दिया है, और लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल उस्मान साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट जो है वो शेयर की है कि जो अमेरिका के अंदर है तो वहाँ पर भी अगर हम देख रहे हैं तो मुख्तलिफ कैंप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, दरारें जो हैं वो पड़ती हुई नज़र आ रही हैं इस वॉर के मामले को लेकर। खुर्रम साहब, इस सारे मामले के अंदर स्पॉइलर पर नज़र रखने की बड़ी ज़रूरत है। इजराइल, अब हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू ने चंद माह बाद इलेक्शन के अंदर भी जाना है, तो क्या आपको लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर कोई इस तरह का दबाव बढ़ा सकते हैं कि जिससे सूरत हाल बिगड़ सकती है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने शटअप कॉल दे दी है नेतन्याहू? देखिए, ये एक क्वेश्चनेबल चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप अवामी प्रेशर को एंटरटेन करते हैं या फिर यहूदी लॉबी के प्रेशर को ज्यादा अहमियत देते हैं। अभी तक ईरान के मामले पर उन्होंने यहूदी लॉबी को ज्यादा सुना है, जिनका शायद वोट बैंक तो इतना ना हो, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस अमेरिकन पॉलिसी सर्कल्स में बहुत ज्यादा है। सो मच सो कि जेरार्ड कुशनर जो ट्रंप के दामाद भी हैं, वो इस वक्त ज़ायनिस्ट को लीड कर रहे हैं, और वही होते हैं जेडी वेंस के साथ इस्लामाबाद में भी, जिससे जाहिर होता है कि ट्रंप इज मोर इंक्लाइंड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स ज़ायनिस्ट लॉबी सेज। और जहां तक बात है कि ईरान के हवाले से ये क्या अभी पोजीशन लेंगे,
देखिए, ईरान ने काफी हद तक एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा किया है और ईरान अब भी ये चाह रहा है कि एक तरीके से ये मामला हल हो जाए। हल हो जाए। तो इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल हैं और किसी भी वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप इस ब्लॉकेड को लिफ्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि एक दो दिन में ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे, क्योंकि काफी नुकात ऐसे हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान तय पा चुके हैं। ये सिर्फ तफसीलात का डिटेल्स हैव बीन जो भी तय नहीं पाई हैं, और उन डिटेल्स में आबनाए हुर्मज का एक जाहिर है मामला है। जहां तक स्पॉयलर्स की आपने बात की, इसराइल के मुंह को खून लग चुका है। इसराइल अगर जंग बंदी हो भी जाती है तो इसराइल दोबारा ईरान पर हमले करेगा। गजा पर 1.5 साल इन्होंने जेनोसाइड किया, सीज फायर हुई, कल भी इन्होंने गजा पर हमले किए। लबनान पर सीज फायर पिछले 1 हफ्ते से जारी है, लेकिन फिर भी ये लबनान पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। तो इसराइल के मुंह को खून लग चुका है और इनको रोकने के लिए अभी सिर्फ सिफारतकारी काफी नहीं रहेगी। हो सकता है कि मुज़ाकरात के बाद अमेरिका खुद एक फेस सेविंग लेकर एक डिटैच हो जाए, लेकिन उसके बाद ईरान इसराइल को कैसे हैंडल करता है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। उसके लिए ईरान को यकीनन अपने दोस्त ममालिक पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ईरान की जिस मज़ाहमत को हम इतना एडमायर कर रहे हैं, वो मज़ाहमत शायद कन्वेंशनल वॉरफेयर में इतनी एफिशिएंट ना हो जितनी नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में होगा। इसराइल हमेशा कन्वेंशनल वॉरफेयर में ईरान को कन्फ्रंट करता है। अब कन्वेंशनल वॉरफेयर में ईरान का पिछले 40 दिनों में खासा नुकसान हो चुका है। इनके मिलिट्री एसेट्स काफी तबाह हो चुके हैं, लीडरशिप का बहरान है। तो ऐसी सूरत में ईरान को अपने हमसाया और दोस्त ममालिक, खास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर कुछ एक्सटर्नल बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, और उस एक्सटर्नल बैलेंसिंग के हमें कुछ इंडिकेशंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक तरफ सिफारतकारी तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ हम बयानात के जरिए इसराइल को ये पैगाम भी दे रहे हैं कि अब अगर आपने वेस्ट एशिया, मगरबी एशिया की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, हमारे पड़ोस में दोबारा जंग छेड़ी, तो हमारा रिस्पॉन्स सिर्फ सिफारतकारी तक महदूद नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल खुरम साहब, ऐसे ही है। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि इसराइल बाज नहीं आ रहा। उस्मान साहब, आपकी जानिब भी आऊँगी। हमने देखा कि इस जंग की तरफ धकेलने का किरदार जो है वो इसराइल का है, और अमेरिका प्री प्लान्ड भी नहीं कह सकते कि किसी तरह प्लानिंग के थ्रू तो नहीं आया, और सारी चीज़ें जो है वो जो सोची थी, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अचीव नहीं हो सके। और अब दो कंट्रीज जो है वो मुख्तलिफ समत में चल रही हैं। अगर इसराइल की बात करें तो वो अपने एजेंडाज, अपने ऑब्जेक्टिव्स लेकर चल रहे हैं, और अगर अमेरिका की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव्स लेकर चल रहे हैं। इसराइल के अभी भी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव नहीं हो सके हैं। तो आपको लगता है कि ये मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ मामला जाएगा, या दोबारा से कहीं ना कहीं फिर ये सिलसिला शुरू होगा और इसराइल जो है दोबारा से मिस एडवेंचर कर सकता है? वो डेफिनेटली करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ के ऊपर देखें, इलेक्शन सर के ऊपर हैं, और कोई ट्रॉफी लेके जो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू यहाँ से नहीं जा सके। अब वो लेबनान के अंदर ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इट स्पीक्स वॉल्यूम के दे हैव बीन ट्राइंग दिस थिंग फॉर लास्ट 2.5 ईयर। उसके बावजूद आपने हमास की टॉप टीयर को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन हमास तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, इंटैक्ट है। इसी तरीके से हिजबुल्लाह को इन्होंने कहा हमने डेसिमेट कर दिया हुआ हसन नसरुल्लाह के बाद, लेकिन जिस तरीके का डिग्री ऑफ इम्पैक्ट है, जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं वहाँ से सदर्न लेबनान से, वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया देख रही है। देखें, यूनिटी ऑफ कमांड आपने डैमेज की ईरान की, नो डाउट, लेकिन क्या यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन डैमेज हुई? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ से हौथीज़ भी अटैक करते हैं, हिजबुल्लाह भी अटैक करता है, और ईरान भी करता है। तो एक ऐसे वक्त में जहाँ पे अमेरिका को हौथीज़ के साथ पिछले मई में ओमान को डाल के मुआहिदा करना पड़ गया ओमान की सालसी में, मेरे ख्याल में अगर इरानियन इजरायली आपस में कन्फ्रंट करें और अमेरिका पिक्चर के अंदर ना हो, तो बहुत मुश्किल है इजरायलियों के लिए इस चीज़ को मैनेज करना। देखिए, उन्होंने CCTV तोड़ दी है वहाँ के ऊपर। वहाँ पे डिमोना शहर को जाके अटैक किया गया है, जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं, और उसके अलावा हाइफा तीसरा बड़ा उनका सनती शहर है, उसको जिस तरीके से डेसिमेट किया। और आप चेक करें जो विजुअल्स आ रहे हैं, अभी तो पाबंदियाँ वहाँ के ऊपर है, एक सेंसरशिप है, वहाँ पे ब्लैकआउट है टोटल इन्फॉर्मेशन का। और याद रखें, इस जंग में इजराइल ने यूरोप को खो दिया। सबसे बड़ी बात, यूरोप अपने ट्रेड एग्रीमेंट को कैंसिल करने की बात कर रहा है, यूरोपीय कमीशन। और उसके अलावा हु वुड हैव थॉट के जो इटली की वज़ीर आज़म है जॉर्जिया मिलानो, जो इस्लामोफोब हैं, बड़ी प्रो ज़ायनिस्ट थी, उन्होंने अपना डिफेंस एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। देखें, ये रेटरिक नहीं है,
ये वो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल के जो इस वक्त हमारे सामने है। उसके अलावा ये वो यूरोप है जो पिस्टन तक बैन करने पे आमादा नहीं था गजा वॉर में, और अब क्या कर रहे हैं ना, बंदरगाहें अपनी दे रहे हैं इनकी मिलिट्री सप्लाई लाइन के लिए। जिस तरह उन्होंने बंद की, अमेरिका को कहा आप इसराइल के लिए नहीं भिजवा सकते हमारी एयर स्पेस से, एयर स्पेस बंद कर दी इन्होंने। स्पेन और जो यूरोप है वो अपीज कर रहा है ईरान को, वो अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है स्पेन ईरान के अंदर है। देखें उन्हें अंदाज़ा हो गया कि हमारी इकोनॉमिक लाइफलाइन ईरान के हाथ में है, और अमेरिका ने तो कहा कि आप खुलवा लें। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। तो अब जो है यूरोप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक बिल्कुल हम deviate उसमें कर रही बहुत है। ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं उस्मान साहब। और खुरम साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि हंगरी के वज़ीर आज़म, यूरोप की जहाँ बात हो रही है तो हंगरी के वज़ीर आज़म भी ये कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी शख्स को गिरफ्तार करेंगे जिसे बैनुल-अक़वामी अदालत से जिसके वारंट निकले हो। नेतन्याहू की जानिब उनका इशारा है, यानी यूरोप जो है अब वो समझ चुका है। जो एहतजाज हुए अमेरिका के अंदर, जो किंगशिप के हवाले से एहतजाज हुए, जो नारे लगाए गए, तो यूरोप के अंदर भी अब ये सोच पाई जाती है कि हम इनके नापाक अज़ाइम के लिए, मकासद के लिए हम इनका साथ नहीं देंगे, हम इनकी अना की जंग की भेंट नहीं चढ़ेंगे। देखिए, ईरान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, दोस्त मुल्क है, लेकिन जब हम तज्जिया कर रहे होते हैं तो हम ईरान के हवाले से खासे जज्बाती हो जाते हैं। जी। ईरान को भी इस हीट ऑफ वॉर उतना ही प्रेशराइज कर रही है जितना अमेरिका को कर रही है। मिसाल के तौर पे ईरान की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आदाद शुमार पर नजर दौड़ाएं तो सीरियस इश्यूज हैं। कोऑर्डिनेशन की बात की उस्मान साहब ने, देखिए इजराइल पर जो इन्होंने अटैक्स किए हैं अभी तक उसमें सिर्फ 8% सक्सेस रेट है। उसके अलावा इन्होंने खलीज और अरब ममालिक में जो अटैक्स किए मिसाइल, उसमें भी जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, और लार्जली वो मिसाइल्स सिविलियन टारगेट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने निशाना बनाया। उसके अलावा जो सिफारती प्रेशर है वो इस वक्त ईरान पर भी आ रहा है। उसकी वजह यह है कि चाइना ने 3 रोज कबल ईरान से भी मुतालबा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ एक ग्लोबल कॉमन है, आप उसको खोलें, क्योंकि ग्लोबल कॉमन्स पर अनक्लॉज और इंटरनेशनल लॉ बहुत क्लियर है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की जो राइट ऑफ पैसेज है उसको डिसरप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक ईरान को भी प्रेशर आ रहा है। और जहां तक बात है इजराइल के हवाले से यूरोप में राय आमा की, तो राय आमा जरूर खिलाफ हुई है इसराइल के, लेकिन अभी वो पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं हुई, और वो पॉलिसी में कन्वर्ट होती है या नहीं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। जर्मनी में मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए, जो कि यूरोप का हब है, दिल है, वहां पर इजराइल के हवाले से अवामी राय आमा बहुत खिलाफ है। उसके बावजूद जर्मनी इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वेपनरी फॉर इजराइल, और उसी वेपन को इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने गजा के खिलाफ जारियत की। तो ये अगर हंगरी के लीडर भी ये कह देते हैं कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे, इससे पहले स्पेन की तरफ से ये आया, तो ये चंद ममालिक हैं जो एक इखलाकी पोजीशन ले रहे हैं इजराइल के खिलाफ। लेकिन यूरोप लार्जली अभी तक इस जंग से डिटैच है। आप यूरोप को छोड़ें, चाइना अभी अपने कार्ड शो नहीं कर रहा है, रूस अपने कार्ड शो नहीं कर रहा है। ये सिर्फ हम मीडिया में सुनते हैं कि जनाब चाइना ने सैटेलाइट दे दिया है ईरानियंस को, जिससे उनकी प्रिसीजन बढ़ गई है, रशिया खुफिया तौर पर वेपन दे रहा है ईरान को अमेरिका के खिलाफ। भाई रशिया इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर। जब ये जंग शुरू हुई, ट्रंप ने रशिया को वेवर दिया था कि आप अपनी तेल की जो सप्लाई है वो बढ़ा दें अगर ये ईरान से रुके। तो दुनिया में आप आदादो शुमार पर नजर दौड़ाएं, हमें जज्बात का शिकार नहीं होना है। अमेरिका की अगर आप ऑयल सप्लाई को आप देख लें तो अमेरिका की ऑयल सप्लाई का टोटल 8% मिडिल ईस्ट से आता है, और वो 8% जब इन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा किया है तो वो 8% भी अभी वेनेजुएला से मंगवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिका पर तो अमेरिका की तो डिपेंडेंस है ही नहीं मिडिल ईस्ट पे। क्या अमेरिका के इत्तेहादियों की है? अमेरिका के इत्तेहादियों ने भी डाइवर्सिफिकेशन की है। ये पुरानी बातें हो गई हैं कि जब कहा जाता था कि ऑयल इज द किंग, ऑयल इज नो लॉन्गर द किंग, इट्स द ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच आर द किंग्स। दुनिया में 50%, 60% ट्रांसपोर्टेशन जो कि ऑयल का सबसे बड़ी कंजम्पशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा चुकी हैं। तो हमें अपने तजवीज़ में इन तमाम तरह बिल्कुल खुरम साहब आप सही कह रहे हैं। और हम ये देख भी रहे हैं कि दुनिया भर में जो ईवी गाड़ियों की डिमांड है वो कोई या उनकी जो सेल है उसमें 51% तक का इजाफा जो है वो देखने में आया है, और सारिफीन जो है वो उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उस्मान साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। अगर हम देखें हाइपोथेटिकली
तो क्या वॉर ट्रॉफी है जो कि हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका में लेके जाना चाहते हैं, अपनी आवाम के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं? खुर्रम साहब, उस्मान साहब से मेरा ये सवाल है। उस्मान साहब, कौन सी वॉर ट्रॉफी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका लेकर जाना चाहते हैं और अपनी आवाम को बताना चाहते हैं कि देखें जी, हमने जिस जंग में हिस्सा लिया था हमने उसमें फतह भी हासिल की है, और फिर ये चीज़ उन्हें हेल्प आउट भी कर सके मिड टर्म इलेक्शन में? जी, थोड़ा सा मैं खुर्रम साहब को ज़रा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि ये चीज़ें जो इस वक्त यूरोप ने की हैं इसराइल के हवाले से, देखें ये ऑप्टिक्स नहीं है, ये मैं राय आमा की बात नहीं कर रहा, ये वेस्टर्न मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है, गार्डियन ने, टेलीग्राफ ने, CNN, BBC पे, बल्कि मैं अभी रिपोर्ट खोल के बैठा हूँ कि यूरोपीय कमीशन ने प्रपोज किया है कि वो सस्पेंड करेंगे EU इजराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट है, पार्शली उसे सस्पेंड कर देंगे, और उनकी तरफ से जो सप्लाई लाइन है उसको रोकना, मेरे ख्याल में ये कोई आप उसको ऑप्टिक्स से कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते कि वो कह रहे हैं आप हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी कंटोनमेंट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़रा चेक करके देखें गज़ा जंग के अंदर जो खुर्रम साहब ने बात की, जर्मनी गज़ा जंग के अंदर प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अभी देखें जर्मनी के एनवॉय क्या कह रहे हैं जो कि इजराइल में मौजूद हैं। देखें जर्मनी की बात करने से, जब आप जर्मनी को शेप कर रहे होते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लें। उनका सेंस ऑफ गिल्ट है जो उन्होंने किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मन्स ने, तो उसके ताबे हैं वो चीज़। अदरवाइज वहाँ के ऊपर देखें यूके क्या बात कर रहा है, यूके कह रहा है कि उन्होंने बेजालेल स्मुट्रिच पे, बैन गवेर के ऊपर पाबंदियां लगा के रखी हुई हैं, और अब वो कह रहे हैं उन एंटिटीज़ पे भी लगाएंगे पाबंदियां जो कि वेस्ट बैंक के अंदर जो है अटैक कर रही हैं। और जिस तरीके से टेड पोस्टल कह रहे हैं, मेरे ख्याल में MIT के प्रोफेसर एमरेटस, वो कह रहे हैं कि एरो 3 तो काम ही नहीं कर रहा, उन्होंने कहा डेविड स्लिंग काम ही नहीं कर रहा, आयरन डोम काम नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में डिमोना शहर को हिट करना एक साइकोलॉजिकल, जिस तरीके से वहाँ पे हमें देखते हैं सिचुएशन बनी हुई है और एक तरह से टेरर क्रिएट हो गया है, तो ये मेरा नहीं ख्याल ये असर्शन जो है, आई थिंक मैं शायद बाय नहीं करता कि 8% जो है हिट हुए हैं। और फिर एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर आप चेक करें, ईरान ने दुनिया की 20वीं सेंचुरी की अमेरिका जो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में नो डाउट बड़ा रोल प्ले किया वॉर मशीन ने, लेकिन क्या 21 साल की अफगानिस्तान के वॉर के अंदर उनको डिविडेंड्स मिले? मुझे बताएं, वो अगस्त में किस तरह से जिला समेट के बगराम एयरबेस से भागे। और फिर जिस तरह 40 दिन की जंग के अंदर अमेरिका का ओरा ऑफ इनविंसिबिलिटी, ये हम नहीं कह रहे, ये तो रॉबर्ट पेप कह रहा है, ये तो जेफरी सेक्स कह रहा है, ये तो जॉन मेशाइमर कह रहा है, ये तो टेड पोस्टल कह रहे हैं। अमेरिका के अंदर वो कह रहे हैं कि जिस तरह प्रेस्टीज हर्ट हुआ है, ह्यूमिलिएट हुआ है, वो चीज़ें तो पूरी दुनिया के सामने। आप सोच सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत के अंदर मुज़ाकरात की टेबल पे आते अगर 40 दिन जिस तरीके से इन्होंने, आप चेक करें, एक मुल्क जो कि 47 साल से सैंक्शन ज़्यादा है, उसने तो वॉर के डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसे। देखें ये 21वीं सेंचुरी के, मैं बल्कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर की टर्म इस्तेमाल नहीं करता, ये टर्म भी जो है वेस्टर्न जो है हम बोरो कर लेते हैं। हम क्यों नहीं कहते ये 6th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसके अंदर 4th जनरेशन वॉरफेयर को उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। कहाँ काम किया? इनके 40 लाख का एक साइड पे इंटरसेप्टर है, पैट्रियट, और 40,000 के ड्रोन ने जो कुछ किया उसको छोड़ें। देखें रशिया के अंदर इरानियन जो है प्रोवाइड करते रहे, वहाँ पे ड्रोन्स हैं, और उसकी वजह से वॉर का कितना नक्शा बदला है। अब वही यूक्रेन जो है उसको भेजा जा रहा है। नक्शा खींचा है और फैक्ट्स पर आप बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्या बनने जा रहा है? और जिस तरह से कहा भी जा रहा था कि अगली जंगें जो पानियों पे होंगी या ऑयल पे होगी, और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ने ये बात साबित कर दी है, ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार ही अब शायद यही है। जिस तरह से बंद हुआ और पूरी जो ममालिक है उनकी मईशतें दाव पर लगी हैं, तो आपको अगली जंगें किन चीज़ों पर होती नजर आ रही हैं? जी देखिए, दुनिया के अंदर अब वो पूरी के पूरा जो है वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तो कंप्रोमाइज हो चुका हुआ है। अब तो पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर आप एक डिफरेंट दुनिया देखेंगे, अलायंसेस डिफरेंट देखेंगे, स्ट्रेंज बेड फेलोज देखेंगे। जिस तरह स्पेन बात कर रहा है, जिस तरीके से यूरोप के अंदर ईरान, यूरोप क्या अपीज नहीं कर रहा है ईरान को, और इजराइल के हवाले से जो स्टांस है, ये तो अपना उनका प्रेस उठा के देख लें जी। देखें अवाम नहीं कह रही, अवाम तो बाहर निकल ही नहीं रही यूरोप की है। यूरोप के अंदर तो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यूरोपीय यूनियन की आ रही हैं, यूरोपियन कमीशन की आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह जॉर्जिया मिलानो ने कैंसिल कर दिया डिफेंस का एग्रीमेंट है, देखें ये रेटरिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई लिप सर्विस नहीं वो कर रहे। और दूसरी तरफ जो रीजनल पावर्स हैं वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को शेप कर रही हैं। देखें नताइज पे कंट्रोल अमेरिका खो चुका हुआ है, इसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है कि ऐसा नहीं है। ईरान के साथ डायरेक्ट राब्ते के अंदर आ गया हुआ है मैक्रन फोन कर रहा है मसूद पज़ेश्कियान को, पिछले हफ्ते में 3 दफा तो इनकी आपस में फोन कॉल्स हुई हैं, और उसी वजह से जो है सारा इंप्रेशन बदल रहा है। 28 फरवरी से पहले वाला ये ईरान नहीं है।
याद रखें थिंग्स जो है वो सिग्निफिकेंटली रीडिज़ाइन हो चुकी हुई हैं, और ऑफ कोर्स वेस्ट एशिया के अंदर जिस तरह पाकिस्तान रेलिवेंट हो चुका है, शायद इसराइल जो है अटैक करता, लेकिन सिचुएशन जो है अदरवाइज है। इसलिए अगर लेबनान, सदर्न लेबनान को वो मैनेज नहीं कर सके, मेरा नहीं ख्याल ईरान पे सेंट कॉम की अगर इन्हें मदद ना हो, अगर इन्हें इंटेलिजेंस शेयरिंग ना हो, पीछे से सप्लाई लाइन को लेके सेनेट के अंदर जो बातें हो रही हैं, 40 जो सेनेटर हैं एक साइड के ऊपर हैं, और देखें अभी जो मिड टर्म इलेक्शन में 33% सीट्स के ऊपर तो सेनेट अपर हाउस के अंदर भी कंटेस्ट होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें इतनी सिंपल रह नहीं गई हैं। प्यूर रिसर्च का मैंने अभी बताया आपको सामने, 80 लाख लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। उसके अलावा मेगा बेस में जो फ्रिक्शन आई है, जो कैंट आपको पता होगा जो काउंटर टेररिज्म के उनके इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे, उन्होंने किस तरह से टकर कार्सन को इंटरव्यू दिया है। चीज़ें सर उस तरह से नहीं है जिस तरह से थी। ये वो अमेरिका नहीं है, इसका वो जो प्रेस्टीज है वो डन एंड डस्टेड हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस तरह का शायद वो डिक्लाइन नहीं हम देखते जो कि गोरबाचोव का। बिल्कुल बिल्कुल उस्मान साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि जी बाकी 47 साल तक पाबंदियां भी रही हैं ईरान पर, और उसका काम तो सिर्फ अपना दिफा करना था, लेकिन उसने दिफा से बढ़कर जारहाना हमले किए हैं, जो कि बड़ा आई ओपनर है बाकी ममालिक के लिए भी। डॉक्टर साहब, आप अगर इस पर कुछ ऐड करना चाहें उस्मान साहब की बात के जवाब में, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ अब हम ये देखें कि पाकिस्तान का यकीनन अभी एक मीडिएटर का रोल है, लेकिन पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ गई है। सिफारती कामयाबियों की पाकिस्तान की बात हो रही है। ऐसे में साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब, उनकी स्टेटमेंट की भी बड़ी वेटेज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है उनका किसी बात का कहना। वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में इलाकाई और आलमी तिजारत का जो रुख है वो पाकिस्तान की जानिब होगा। कितना आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को, और पाकिस्तान के लिए आने वाले सालों में कितने मौशी फवायद हो सकते हैं? देखिए, पहले तो कि क्या अमेरिका की जो कुव्वत है वो बिल्कुल जवाल पजीर हो चुकी है। आज से 3 साल कबल जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला था, तो उस वक्त भी कई सियासी पंडितों ने कहा था कि अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने सीरिया में भी दे मेड अ कमबैक। इन्होंने वेनेजुएला में खुली बदमाशी करते हुए वहां के सदर को उनकी बीवी के साथ अगवा किया। उसके अलावा कई थिएटर्स ऐसे हैं जहां अमेरिकन ने अपनी पावर को एजर्ट किया है। तो ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, ये इससे अमेरिका का जो एक ग्लोबल पावर का स्टेटस है उसको डेंट जरूर पड़ा है, लेकिन उसके बाद ये कहना कि शायद ये मुकम्मल जवाल पजीर हो जाए, दैट विल बी एन ओवर स्टेटमेंट। दूसरा, जहां तक ताल्लुक है आपके सवाल का कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इक्तिसादी राहदारी बन जाएगा दुनिया के लिए, इसके इम्कान कवी हैं। वो इसलिए कि सिफारती सतह पर हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव में तब्दील करना हमारी लीडरशिप के लिए एक और बड़ा इम्तिहान होगा। और लग ही रहा है जिस तरह से ये बाकी इम्तिहानात में कामयाब हुए हैं, ये इसमें भी कामयाब हो जाएंगे कि किस तरह से इस बहरान को हम पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हुर्मुज पर ईरान के सॉवरन राइट्स तस्लीम कर लिए जाते हैं, जिसके इम्कानात ना होने के बराबर नहीं होगा, हमारी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, नहीं होगा, चीन भी नहीं चाहेगा, रूस भी नहीं चाहेगा। उसकी वजह यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो कि आबनाए हुर्मुज से भी ज्यादा नैरोएस्ट चोक पॉइंट है, अगर वहां पर इंडोनेशिया और सिंगापुर जंजीर डाल के बैठ जाएंगे और टोल टैक्स का मुतालबा करेंगे, तो पूरी दुनिया की जो ट्रेड है, शिपमेंट इंडस्ट्री है, वो तबाह हो जाएगी। बाबुल मंदिर पर अगर सऊदी अरब संगल डाल के बैठ जाता है तो पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासिर होगी। तो ये इट्स क्वाइट एम्बिशियस, लेकिन इसके इम्कानात ना होने के करीब है। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो स्टेटस को है आबनाए हुर्मुज पर ये कायम रहता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान अपने लैंड रूट के जरिए वेस्ट एशिया को कनेक्ट कर सकता है अरेबियन सी के साथ। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स मौजूद हैं, और जिस तरह से ईरान अमेरिका जंग के बाद हमारी पोर्ट बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और ट्रेड किस तरह से मुतासिर होगी, क्या सूरत हाल बन सकती है, इस पर भी डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम इकबाल साहब और उस्मान साहब हमारे साथ थे। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तश्कील दे दिया गया है। मिस कैलकुलेशन हुई, किसी तरह अमेरिका ने सोचा कि ये भी वेनेजुएला होगा, ईरान को सोचा, लेकिन जो कैलकुलेशन रही वो बड़ी गलत रही। और ईरान जो डटा रहा और ईरान ने अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए जो लड़ाई की, वो आज पूरी दुनिया के सामने है। और अमेरिका जो खोखला नजर आ रहा है, अब लेट्स सी के दूसरे दौर का जो आगाज होने जा रहा है वो कितना नतीजा खेज होता है। अभी ट्रांसमिशन में वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स, और हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। डॉक्टर आयशा गुले भट्टी ने हमें ज्वाइन किया, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, अब इस सारी चीज़ के अंदर हम
टॉक्स के अंदर भी अब हम देख रहे हैं कि बेशक तातुल है, लेकिन ये होंगे ज़रूर, इशारे यही मिल रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद अमेरिका जिसने ये जंग छेड़ी ईरान के ख़िलाफ़, चाहे इसराइल की माँ पर ही छेड़ी है, क्या हासिल कर पाया है, क्या खोया है, क्या पाया है अमेरिका ने, और किस चीज़ के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी आवाम के पास जाएंगे, उन्हें मुतमईन करेंगे, और आगे हम मिड टर्म वाला इलेक्शन जो है उसका सिनेरियो भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। और ये जो चीज़ है ना कि क्या खोया और क्या पाया, ये तो हमें जब ये प्रॉपर जंग जब एक दफ़ा किसी तरफ यानी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी तो हम जी। इसका एनालिसिस कर सकेंगे। लेकिन अभी तक जो चीज़ें वो हासिल करना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिली, और उसकी रीज़न ये है कि वो शायद ईरान को नेतन्याहू की नज़र से देख रहे थे, और उसकी पहनाई जो ऐनक थी वो उससे देख रहे थे। उससे उनको लग रहा था कि बहुत आसान होगा ईरान को इस तरह से उसको अपने प्रेशर में ले लेना, बिल्कुल ऐसी जैसे हमने वेनेजुएला में किया, तो बहुत आसान है ईरान के लिए भी। लेकिन ईरान जो है इट्स अ डिफरेंट सिविलाइजेशन, और उसने फिर आगे से जो रिएक्शन सामने आया वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। इसलिए आप देखें कि यूजुअली जो बिगर पावर्स होती है ना वो इतनी जल्दी टेबल टॉक्स की बात नहीं करती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इनका मिलिट्री का खर्चा हो रहा है यहाँ पे ईरान के अंदर, यानी वो अभी तक वो $11 बिलियन जो है ना फर्स्ट वीक का आप देखें तो वो इट इज़ $11 बिलियन, जो ह्यूज है। और $200 बिलियन की इन्होंने अभी व्हाइट हाउस ने कांग्रेस में वो दी है, कोट दिया है कि हमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए ईरान में चाहिए। तो कांग्रेस इसको अप्रूव नहीं करती है या करती है, ये एक अनदर क्वेश्चन। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये, कांग्रेस से अभी तक परमिशन भी नहीं ली हुई। उन्होंने खुद से यूनिलैटरली अटैक किया ईरान के ऊपर, कोई परमिशन भी नहीं ली हुई, कांग्रेस की परमिशन भी पेंडिंग है। तो अपने घर में मिस्टर ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, तो वो एज अ विनर तो वापस आना मुश्किल है। और उनको बहुत वो अपनी जो पॉलिटिकल जो सपोर्ट उनको मौजूद थी ना उनके अपने रिपब्लिकन से, इवन वो भी नहीं है। आप देखें कितना क्रिटिसिज्म, इवन पॉप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर जो उनकी पब्लिक है उसमें जो उनकी रेटिंग है दैट इज तो 36 से 50 के करीब उनकी वो पॉपुलैरिटी अब आ रही है। उसकी रीजन ये है कि आपने मागा के कॉन्सेप्ट से इसको आप लेकर आए थे अमेरिका में। जब आपने इलेक्शन किया तो आपकी कैंपेन सारी जो थी ना वो इन्फ्लेशन को खत्म करना, नई जॉब्स निकालना, बिजनेसेस के वेंचर, तो वो तो कुछ भी नहीं है। उल्टा आपने क्रिटिसाइज किया कमला हैरिस को, आपने क्रिटिसाइज किया ओबामा को, और आपने कहा कि उनकी वॉर वाली पॉलिसीज मैं नहीं अपनाऊंगा। लेकिन आपने मागा की बजाय आपने तो फिर वही वॉर स्टार्ट कर दी। तो पब्लिक भी दे आर नॉट हैप्पी। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहिबा, डोनाल्ड ट्रंप किसको मुतमईन करना चाह रहे हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर हम देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से फैक्ट्स बताए जा रहे हैं 63% है अवाम है वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ है। तो डोनाल्ड ट्रंप का तो अपना फ्यूचर स्टेक पर लगा हुआ है, उनकी रेटिंग डाउन हो गई है। फिर वो ओबामा या बाइडन की बात करते हैं, और जौहरी डील जो है वो बेहतर तरीके से वो सरंजाम होगी जिस तरह से बताया जा रहा है उनकी जानिब से। तो आपको लगता है कि अब वो बस अपनी साख बचाने के चक्कर में इस तरह की कोई स्टेटमेंट्स देते हैं? बिल्कुल, दिस इज मोर अबाउट ऑप्टिक्स। वो ऑप्टिक्स की बात है कि बस वो जो इमेज है ना वो ऐसा जाए कि मैं विनर हूँ और मैंने ही जंग जीत ली है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो विनर का बस अपना एक पर्सपेक्टिव दिखाना चाह रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि अभी उनके मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी तो उन्होंने कुछ सपोर्ट चाहिए ना उनको, उनके तो अपने भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो देखिए नेतन्याहू को मुतमईन करते करते, बल्कि अब तो उनके अंदर से भी आवाजें आ रही हैं अमेरिका में कि आप नेतन्याहू को के कहने पर आप किसी जंग में ऐसे ही गए हैं जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो अब वो ये बात उनको अब समझ आ रही है। शुरू में उनको लग रहा था ये बहुत आसान होगा, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, गलत है। इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि डील। लेकिन उसके साथ एक गलत काम जो हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि आप सीज फायर में भी कर रहे हैं और साथ ही आप उनकी शिप्स पे अटैक भी कर रहे हैं, साथ ही आप उनको थ्रेट्स भी भेज रहे हैं। तो अगेन ये बात वही है कि आप एक स्टेट को समझ ही नहीं रहे हैं, एक सिविलाइजेशन को आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। आप इनको थ्रेट से नहीं चला सकेंगे। आप इनको डील दें, इनके साथ बैठे इक्वल रिस्पेक्टेबल मैनर में। तो ये डॉक्टर साहिबा, इवन अमेरिकन मीडिया पर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो शायद ख्वाहिश रखता है कि ईरान जंग जीत जाए। जी मैंने देखा था वो, बल्कि मुझे लग रहा था कि शायद ये बहुत ज्यादा वो होता है ना कि वंस यू आर टू मच अफ्रेड, आपको लगता है आपके आसपास के सब लोग आपके खिलाफ है। आप देखिए वो जब वो डील के लिए भी भेजते थे तो वो जो जेडी वेंस को छोड़ के जो स्टीव विटकॉफ और कुशनर है, वो दोनों जो दे आर नॉट पॉलिटिशियन, वो उनकी किचन कैबिनेट है जो आ रही है। अपनी जो उनकी जो है रिपब्लिकन्स, उनको वो साथ टेबल पे नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस से वो अप्रूवल नहीं ले रहे हैं। तो वो अब पता वो एक हेस्टी किस्म की उनकी
डिसीजन मेकिंग वो करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और फिर अगेन मैं इस बात पे आती हूँ कि इस तरह के डिसीजन में मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही जो इक्वल रिस्पेक्ट देना दूसरी पार्टी को, जो आपके अपोनेंट है वो भी आपसे रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, आपके ला के बिल्कुल बिल्कुल इक्वल रिस्पेक्ट जो है वो देना बड़ा ज़रूरी है। और हम अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान जो है वो डट गया है और फिर वो बता रहा है कि हम कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है और हम कितने सख्त जो है वो मुज़ाकरात करने वाले भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी नाज़रीन वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का, और हेडलाइन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो नए मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, सदर पजेश्कियान की बात करें तो वो कहते हैं कि ईरान जो है बावकार अंदाज में मुज़ाकरात करेगा और इस जंग को ख़त्म करना भी चाहेगा। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप भी इसी बावकार अंदाज में ये जंग ख़त्म करना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया महम और ज़हरा, आपने इनवाइट किया। देखिए बहुत ग्रेसफुल चाहिए दोनों साइड्स को, इसमें तो कोई शक नहीं है। और खासतौर पर ईरान का इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने 40 दिन तक जंग लड़ी, अपनी इस्टेब्लिश की, अपनी एक रिजॉल्व और अपनी हिम्मत इस्टेब्लिश की दुनिया के सामने, जो सबके लिए बड़ा सरप्राइज था। अब वो जाहिर है चाहते हैं, ईरान चाहता है कि इसको मैनिफेस्ट भी किया जाए, इसको बार्गेनिंग लीवरेज में उसको कंपनसेट किया जाए। और कंपनसेशन कोई फाइनेंशियल तो भी नहीं है, सबसे ज्यादा एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं नजर आया पिछले दिनों में। जो जब से सीज फायर हुआ और आपने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने खोल दिया, मैं तवक्को कर रहा था कि अमेरिका भी जो ब्लॉकेड है वो हटा लेगा। और मैं अक्सर चैनल्स पर यही कह रहा हूँ कि ब्लॉकेड हटाना कोई गेट नहीं था जो खोल देना था। ये इनकी दर्जनों किस्म के डिस्ट्रॉयर्स और बोट्स एरिया में हैं, उनको सिंबॉलिकली आपने पुल बैक करना होता है ताकि एक गुडविल जेस्चर चला जाए और ईरान के लिए नेगोशिएट करना आसान हो। अनफॉर्चुनेटली जब आप ब्लॉकेड कंटिन्यू करते हैं तो ग्लोबल टर्म में और लीगल लॉ के मुताबिक ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो आप एक वॉर और पीस इकट्ठे नहीं चला सकते। उनको चाहिए था कि ये पुल आउट करते, कम से कम सिंबॉलिकली करते, 10-20 किलोमीटर अपने डिस्ट्रॉयर और शिप्स को पीछे ले जाते। वो नहीं हुआ। ऑन टॉप ऑफ दैट ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये शायद बावर कराया जाता है कि आप ज्यादा रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आप एक ज्यादा इजी पैकेज दे रहे हैं ईरान को, तो आप सख्ती करें। फिर उन्होंने ये गलत जो किया, जो मेरी नजर में मिलिटरीली भी और टैक्टिकली भी और नेगोशिएशन के भी खिलाफ किया, वो ये था कि आप हिट करते हैं एक जहाज को, उस पर कब्जा करते हैं, उसका इंजन डिस्ट्रॉय करके उसकी वीडियो रिलीज कर देते हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को या अमेरिका का स्टेचर नहीं है कि एक शिप जो कार्गो का हो उस पर कब्जा करके आप वीडियो रिलीज करें। किसी को डाउट नहीं है कि अमेरिका प्रेसिडेंट कब्जा कर सकते हैं, उनकी फौज कर सकती है। उसके जब आप वीडियो रिलीज करते हैं तो मैं इसको कह रहा हूं कि ये एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी है। बेसिकली आप उनको एक तो इंजर कर रहे हैं, फिर इंसल्ट भी कर रहे हैं। ये अमेरिका के स्टेचर के शान शान नहीं है। और खास तौर पर अगर आपके 24 या 48 घंटे बाद सीज़फायर खत्म हो जाना है तो आप इस तरह के जो मुजाहरे या इस तरह शो ऑफ पावर नहीं करते। शो ऑफ पावर अमेरिका ने करना था 40 दिन तक जब जंग चल रही थी। तो उस तरह उस वक्त मैनिफेस्ट करते, उस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाते, उस तरह दिखाते अपनी नेवी की ताकत। लेकिन ये इक्का दुक्का इतने बड़े समंदर में हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहां पे इनके वॉरशिप्स डिप्लॉयड है, वहां पे किसी जहाज को इंटरसेप्ट करके उसको मिसाइल मारना या एक डिस्ट्रक्शन कर देना कोई नॉट अ बिग डील, जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। और पहले भी आपने देखा कि अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा है नहीं ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने पहले भी हमले किए ऐसी जगहों पर किए जब तवक्को नहीं कर रहे थे। पिछले मुज़ाकरात में भी किए, 2025 में भी किए, 26 में भी आपने देखा कि मुज़ाकरात हो रहे थे तो हमले कर दिए गए। तो ये ओवरऑल पीस की तरफ जो मूव हो रही है उसको अंडरमाइन करती हैं। बिल्कुल अंडरमाइन किया गया। और अमेरिकी सेंटकॉम की जानिब से जो वीडियो भी जारी की गई उसमें भी नज़र आता है कि किसी किस्म की कोई मुज़ामत नहीं है और किस तरह से हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो अमेरिकी मरीन्स हैं वो उतरे उस कार्गो शिप पर और उसको कब्जे में लिया। अच्छा खालिद साहब, अगर हम देखें तो ये जो नेवल ब्लॉकेड है, क्या ये पावर ऑफ स्ट्रेंथ शो करने के लिए, मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान को कमज़ोर करने के लिए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शराइत मनवाने के लिए, सिर्फ इसी मकसद के लिए किया गया है? उज़ैर, अगर तो देखिए कंटिन्यूस शो ऑफ स्ट्रेंथ करें ना तो फिर हमें समझ बेहतर आती है कि एक मुल्क ताकतवर है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। कभी प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं मैं इस्लामाबाद खुद जा सकता हूँ, कभी वो कहते हैं कि पीस डील ऑलमोस्ट हो गई है, कभी वो कहते हैं अब तो हमने कर दी है, वो ऑलमोस्ट ईरान ने अब फाइनल करना है। तो एक तरफ तो एक सॉफ्ट इमेज भी देना चाहते हैं जो उनकी कंपल्शन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हाइप क्रिएट हुई है, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिवली इफेक्ट हुई है। तो वो कहते क्या है कि एक तरफ सॉफ्ट इमेज देते हैं, फिर उनको शो स्पॉइलर जो हैं बहुत सारे, खासतौर पर इजराइल, वो याद कराते हैं कि जनाब ये तो आपने कमजोरी जाहिर कर दी, ये तो आपने ये कॉम्प्रोमाइज शो कर दिया है, तो आपको तो शेर बनना है, आपको तगड़े बनना है, आपने
तो वो फिर ऐसे बयान देते हैं जिससे हाइप क्रिएट हो जाती है। तो आई थिंक उनको एक बैलेंस करना चाहिए, फेयरली बैलेंस स्टेट्समैन एक्ट करना चाहिए। और जो मैं लाइटर नोट पे, आप दोनों नौजवान हैं तो इसलिए लाइटर नोट पे एक मिसाल देता हूँ, जैसे वो दो पहलवान लड़ रहे होते हैं ना, या दो बदमाश लड़ रहे होते हैं, तो आखिरी दोनों बदमाशों की ये कोशिश होती है कि आखिरी मुक्का मैं मारूं सीज फायर से पहले, ताकि दूसरे को बता सकूं कि मैंने मारा था तो मैं जीत गया था। तो आई थिंक वो उस रेस से अमेरिका को निकल जाना चाहिए। ये गली ये स्ट्रीट बॉयज करते हैं, ये आप इस तरह नहीं करते कि आप इतना बड़ा मुल्क होकर किसी को डाउट नहीं है आपकी काबिलियत का। तो आई थिंक उनको स्टेट्समैन करके एक्ट ऑफ वॉर से निकलना चाहिए, ब्लॉकेड भी हटा देना चाहिए था। अगर नहीं हटाया तो कम से कम इस तरह की जो उन्होंने ये किया है, वीडियो रिलीज किया, जहाज पर कब्जा कर लिया, आई थिंक ये बहुत इफेक्ट होता है नेगेटिवली और बीच ऑफ ट्रस्ट होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं इसी में ऐड करता चलूं, आप इजाजत दे बस 5 मिनट के। देखिए, ईरान पर बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन है। उन्होंने 40 दिन में रेजिलियंस दिखाई, उन्होंने कम बैक किया, उन्होंने देखा कि हमारी कुव्वत है जिससे हम लड़ सकते हैं। उनके लोगों की उम्मीदें ऊंची चली गई, एक्सपेक्टेशन लेवल हाई हुआ। फिर जो उनके मुखालिफिन थे वो भी खामोश हो गए। अब सारे जो सिट ऑन द फेंस वाले लोग हैं, जो प्रो गवर्नमेंट है, वो तमाम के तमाम इस डील को देख रहे हैं कि रजीम या हुकूमत हमारी है, उसने वैल्यू ऐड क्या की है, जो परफॉर्मेंस दिखाई है। मिलिट्री ने, सिविलियंस ने 160 बच्चियां शहीद की गई, 49 लीडरों ने अपनी जान दी अभी भी, और 37 ने पिछली जंग में दी थी। 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उस वक्त शहीद कर दिया गया। तो इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस ये होगी कि रिस्पेक्ट से ईरान को एक फेस एग्जिट पैसे दिया जाए और एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म हो कि हर अमरीकी सदर हमलावर ना हो जाए ईरान पर आकर। बिल्कुल खालिद साहब, और हम अब उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं, ये जो दूसरा दौर है, ये कामयाबी की तरफ ही बढ़े और कुछ नतीजा खेज़ चीज़ें ही सामने आएँ। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और ईरान भी डटा हुआ है अपने मुतालिबात को लेकर, और ईरान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अमेरिका उस तरह से संजीदा भी नहीं है। लेकिन बिल आखिर ये जंग का खात्मा जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होना है, और वी होप कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। लेकिन इस सारी सूरत हाल को जब मामला ठंडा हो जाएगा, आपको क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगता है? क्योंकि ट्रेड की बात हो रही थी कि एक ट्रेडिंग के हवाले से बहुत शिफ्ट आएगा, तो ये जो ट्रेडिंग पैटर्न है ये किस तरह से चेंज होता देख रहे हैं आप? नए हुर्मुज़ को लेकर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या पॉलिसीज होंगी, और पूरे खित्ते पर फिर इसका क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, पूरे खित्ते को तो आई थिंक न्यू फाउंड रियलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। जीसीसी के ममालिक ने ये रियलाइज कर लिया है कि तकरीबन जो 11 बेसेस दिए हुए थे उन्होंने मिलिट्री के पिछले 30 सालों से, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बजाय पोजीशन ऑफ वीकनेस बने हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी बन गए ईरान के लिए, और ऑब्वियसली एक कमजोरी बन गई अमेरिका की भी और उन मुल्कों की भी। तो वो शो ऑफ स्ट्रेंथ तो नहीं हुए। तो आई थिंक ईरान को ये रियलाइज करवा दिया ईरान ने इन मुल्कों को कि आप कोलैबोरेशन से आपस में चलेंगे, अपनी जो स्ट्रेंथ इंडिजीनियस है, अपनी खुद निसारी है, या ऐसे ट्रस्टेड फ्रेंड को लें जो कल को निशाना ना बने या इस तरह इन्वॉल्व ना कर दें आपको इनडायरेक्टली जंग में। तो आई थिंक रियलिज्म तो जरूर है। अब रियलिज्म को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के अंदर? वो तब हो सकता है कि हमें ये पता लगे कि इन मुल्कों के अमेरिका के साथ ऑब्लिगेशंस क्या हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनकी क्या एक म्यूचुअल बॉन्डेज है, या एक एग्रीमेंट किस लेवल का है कि वो निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। कुछ की जाहिर है अभी भी मजबूरियां होंगी, लेकिन रियलिज्म भी आ जाना बहुत ज्यादा अचीवमेंट है इस खित्ते के लिए। एक सुपर पावर का होना और फिर एक ऐसे मौके पर उन मुल्कों का दिफा करने बजाय लायबिलिटी बन जाना। दूसरा एक और आखिरी पॉइंट इस सवाल के जवाब में ये है कि जो लोकल पॉपुलेशन उन मुल्कों की है, उनका भी अपनी हुकूमतों पर बहुत प्रेशर है कि हम तो जंग में शामिल ही नहीं थे, हम पर फायरिंग की गई। मैं तो थ्रू आउट द जंग इन जीसीसी ममालिक और अरब ममालिक को बहुत अप्रिशिएट करता रहा हूँ, और पाकिस्तान की एफर्ट बहुत अप्रिशिएट करता रहा हूँ कि हमने उनको बाज रखा हिट बैक करने से। स्ट्राइक अगर वो कर देते तो ये जंग ना सिर्फ एस्केलेट होती, इजराइल के लिए बहुत खुशी का मकाम होता कि मैंने मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ा दिया।